हेलो दोस्तों, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। या सिंपली बोला जाए तो ये वीडियो हमारी है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की निचोड़ वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाला है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का कंप्लीट 2 मार्क्स सॉल्यूशन। अब इस वीडियो को फायदा क्या होने वाला है, तो एक तो सिंपल ये है कि जैसे आपका ये जो आपको माइक्रोबायोलॉजी दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में कवर हो जाएगा। यानी कि एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा यूनिट 1 से लेके 5 तक का। तो इससे एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा सभी यूनिट का, उसके बाद आपको एक ओवरव्यू समरी मिल जाएगी हर एक टॉपिक के बारे में। तो अगर कोई भी टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, आपको उसके बारे में पता होगा तो आप उसको खाली छोड़कर नहीं आओगे और कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख के आ जाओगे। तो इससे भाई आपको मार्क्स तो मिलने ही मिलने पक्के हैं। अब कई बार ऐसे होता है जैसे इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कई बार जैसे आप देख रहे हो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मिलके हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। तो सिंपली देखा जाए तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट निचोड़। यहाँ पे लगभग आपको 1 या सवा घंटे के अंदर में पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी समझ आ जाएगी। अब और अगर बात करें तो इस पूरे में आपको लगभग 50+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब इसका फायदा क्या है कि देखो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करीब आएंगे और 50+ क्वेश्चन है, तो भाई 3 4 5 6 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली मिल जाएंगे एज इट इज। तो आपका 10 10 12 नंबर तो सेक्शन ए में आ ही जाएंगे और बाकी अगर आप सबको करके जाते हो तो आराम से पास होने की आपकी गारंटी बढ़ जाती है। बाकी ये जो हमारी निचोड़ वीडियो है, इन सबकी जो पीडीएफ होगी वो आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगी केयरवेल फार्मा ऐप में जाके, तो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। तो हम अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले आपको क्या करना है कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आपको कमेंट करके लिखनी है। भाई पेपर देने जा रहे हो 1-2 दिन में, तो इसकी डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है। बाकी चलिए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो देखो साथ में आप समझते भी जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से सबको समझा दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, गिव इट्स इंपोर्टेंट। अब देखो 2 मार्क्स के अंदर इनमें से कोई भी चीज एक आ सकती है, माइक्रोबायोलॉजी आ सकती है, एग्जाम्पल वगैरह लिखो, ब्रांचेस क्या होती है इंपॉर्टेंट। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बनी है, माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। तो माइक्रो देखो सिंपल अगर देखा जाए तो लॉजी वर्ड हमारा आता है एक साइंस को डिनोट करता है, जैसे हमारा कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो या हमारी नॉर्मली साइंस होती है। और बायो वर्ड हमारी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो लोग जिंदा हैं। तो सिंपली बोला जाए तो माइक्रोबायोलॉजी हमारी साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लेकिन एक और ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि पहला वर्ड हमारा जुड़ा है माइक्रो, इसका मतलब क्या है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बहुत छोटे हैं, यानी कि जिनको हम नॉर्मल आंखों से अपने नहीं देख सकते, उनके बारे में। तो सिंपली पूरा क्या बन के आता है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज लेस देन 1 माइक्रोन एंड विच वी कांट सी विद आवर नेक्ड आइज, यानी कि नॉर्मल आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। बाकी अगर थोड़े से इसमें माइक्रो मतलब उसके बारे में बात करें, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, स्मॉल वाले होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया। अभी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, तो वो कोरोना वायरस की स्टडी भी हम अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग थे ना, वो एक्चुअल में इसकी दवाई वगैरह ये सब खोजबीन कर रहे थे, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। अब इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं? तो ब्रांचेस सिंपली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम वायरसों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम वायरोलॉजी बोल देते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोल देते हैं। अगर प्रोटिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो प्रोटिस्टोलॉजी। और अगर हम फंगाई के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे माइकोलॉजी बोलते हैं। देखो यहाँ थोड़ा नाम अलग है कि फंगाई को हम यहाँ पे माइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये इसकी हो गई एक्चुअल में ब्रांचेस। अब अगर इंपोर्टेंस के बारे में बात करें, सिंपल 2-3। तो देखो अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ वायरस के बारे में, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन वगैरह बना सकते हैं जो वायरसों को मारने का काम करेंगे। फिर डेवलपमेंट नोवल थेरेपीज, ये क्या होती है, नई नई जैसे हमारी जो जनरेशन हो रही है, हम बैक्टीरिया वायरस की वजह से कुछ नई चीजें बना पा रहे हैं, वैक्सीन बन रही हैं, तो वो सब नोबल थेरेपीज के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में हमारे काफी वो डेवलप हुआ है, जैसे जो एंटीबायोटिक है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, वो सब हमारे इन्हीं बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनते हैं। तो ये हमारे मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। और इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड प्रोडक्शन में भी इसका काफी हेल्पफुल है, यानी कि इनकी मदद से हम अपनी फूड सेफ्टी में अगर कुछ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बचा सकते हैं। और कुछ आपने देखा होगा जैसे हमारा दूध से दही बनता है, तो इन सब में भी हमारे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का यूज होता है। तो इन सब में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प है। तो आप देख सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी हमारी एक ब्रॉड ब्रांच है जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम यहाँ पे करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद एग्जांपल ऑफ ईच वन। देखो ये पहले मैं आपको बता दूं, जो भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या जो भी कुछ हो, आप ट्राई करना कि इसका एग्जांपल आप जरूर लिख के आओ, मस्ट है ये। नहीं पूछा है ना, तब भी आप एग्जांपल लिख के आओगे तो आपको जो आधा एक नंबर कटने वाला था वो भी नहीं कटेगा। अब बात करें अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो देखो ये हमारे सेल जो सेल, देखो दो तरह के हमारे सेल्स होते हैं, एक होता है ए सेलुलर, एक होता है सेलुलर। सेलुलर वो होते हैं जिसमें सेल्स हमारे पाए जाते हैं, ए सेलुलर में हमारा सेल एब्सेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है वायरस। वायरस में हमारा सेल अच्छी तरह डेवलप नहीं होता, तो वो हमारा इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। ये दोनों जो हमारे एग्जांपल हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ये हमारे एग्जांपल होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। अब ये भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये हमारा फुल्ली डेवलप सेल नहीं होता है। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये जो हमारे होते हैं ये फुल्ली डेवलप नहीं होते। इसमें क्या है, देखो इन विच सेल्स मेम्ब्रेन डेवलप बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डज नॉट डेवलप। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, देखो ये डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है वो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। फिर जो इसके अंदर के ऑर्गेनल्स है वो भी हमारे डेवलप नहीं है। तो जो सेल्स हमारे फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है, वो हमारे होते हैं प्रोकैरियोट्स वाले सेल। और ये टिपिकली स्मॉल होते हैं और ये बहुत ही सिंपल सेल है, क्योंकि भाई कुछ अंदर है ही नहीं, तो ये हमारे सिंपली है। एग्जाम्पल जैसे हमारा बैक्टीरिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और प्रोटोजोआ हो गया। अब यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो ये हमारा फुल्ली डेवलप सेल होता है, जिसमें हमारे ऑर्गेनल्स भी फुल्ली डेवलप है, हमारा न्यूक्लियस भी डेवलप होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सारा कुछ इसमें डेवलप होता है। और इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनल्स है ना वो भी डेवलप है। यहाँ देखो सिर्फ पॉइंट वाइज हमारे डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। तो जैसे यहाँ अगर इसका डायग्राम देखोगे, ये नॉर्मल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर की, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियस है पूरा बना हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इसमें सारा कुछ लगभग बना होता है। अब ये बेसिकली एक लार्जर है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे लगभग सभी तरह के ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इससे एग्जाम्पल हमारे फंगाई हो गए, एल्गी, या फिर जो एनिमल सेल यानी कि जो ह्यूमन सेल, हम लोग के बॉडी का जो सेल्स है ना, वो भी हमारा यूकैरियोट्स के अंदर आता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए आप किसके अंदर आते हो, तो आप आओगे यूकैरियोट्स के अंदर, और जो बैक्टीरिया वगैरह है वो हमारा आता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन कल्चर मीडिया एंड रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। देखो कल्चर मीडिया एक्चुअल में क्या होता है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में स्टडी करते हैं। अब जो नॉर्मली हमारा कोई बैक्टीरिया वगैरह है ना, अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो इसको हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, यानी कि हम इसको एक लैब वगैरह के अंदर ग्रो कराते हैं। और जब लैब वगैरह में ग्रो कराना होता है तो हमारे पास क्या होता है, कल्चर मीडिया होता है। अब कल्चर मीडिया क्या है, एक आर्टिफिशियल, यानी कि हमने तैयार किया हुआ एक तरह से मीडिया मान लो, जिसके अंदर हम सभी तरह के न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं, जिसमें कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया है वो आराम से ग्रो कर पाए। यानी कि आप समझ रहे हो कि कल्चर मीडिया एक तरह से हमारा वो मीडिया है जिसके अंदर सभी तरह की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है जो किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जरूरत है। जैसे हम लोग हैं, हमको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना पीना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए कंबल गद्दे सब कुछ चाहिए। उसी तरह बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी हमारी इस कल्चर मीडिया के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसलिए ये यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। और जब हम बैक्टीरिया को ग्रो कर लेंगे तो हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, इससे एंटीबायोटिक बना सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है तो उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ग्रो कराते हैं। अब ये आप समझ गए कल्चर मीडिया क्या है। अब रोल ऑफ अगार क्या होता है, तो देखो अगार किसी भी कल्चर मीडिया का एक बेसिक मीडियम है। यानी कि अगार क्या होता है कि अगार को जब हम यहाँ डालेंगे तो अगार इस पूरे को सॉलिडिफाई करेगा। सॉलिडिफाई मतलब क्या है, इसको थोड़ा ठोस बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी सब चीजें थोड़े जनरेट। अब सोचो पूरा ये लिक्विड रहेगा तो कहीं कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी कल्चर मीडिया का, जो हर एक कल्चर मीडिया में लगभग डाला जाता है, जिससे वो यहाँ पे सॉलिड हो पाए और इसमें अच्छे से सब चीजें ग्रोथ कर पाए। तो कल्चर मीडिया क्या है, एक न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है जो सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया था कि एक न्यूट्रिएंट इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मेंटेनेंस को बढ़ाता है। अब इट प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स वगैरह सब कुछ होता है जो एक माइक्रोवेल ग्रोथ को फेवर करता है। अब इसमें क्या क्या फेवर किया जाता है, तो बैक्टीरिया, फंगाई सब कुछ हमारे ग्रोथ करते हैं। अब इसका एग्जांपल लिखा जाए तो आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, यानी कि इसमें अगार भी प्रेजेंट होगा जो हमारा मेन है, और इसमें बाकी के न्यूट्रिएंट वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, विटामिन वगैरह। तो इसका एग्जांपल हो गया। इस तरह का हमारे कल्चर मीडिया होता है, और ये बैक्टीरिया हम यहाँ पे ग्रो कराते हैं जो इस कॉलोनी की फॉर्म में ग्रोथ करते हैं अपने आप को। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। तो देखो अगार का क्या रोल होता है, तो वही बताया कि अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो पूरे कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है, उसको ठोस बनाता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है सपोर्टिव मैट्रिक्स फॉर माइक्रोवेल ग्रोथ, यानी कि अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। जैसे हम लोग हैं तो हमारा हड्डियों का ढांचा एक तरह से फ्रेमवर्क है ना, अगर हमारी बॉडी से सभी हड्डियां हटा दोगे तो हम पूरा बॉडी ढह जाएगी। सेम फंडा है कि एक तरह से सपोर्टिंग मैट्रिक्स बनाता है जिसमें सभी माइक्रो वगैरह ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पीएच और न्यूट्रिएंट लेवल को भी मेंटेन करती है। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ अगार।
फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुई पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लुई पास्चर ने हमारे माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया था, और ये बहुत लोग डाउट में भी रहते हैं कि भाई हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक शायद कमेंट आई थी कि भाई सबसे ज्यादा भाव जो है माइक्रोबायोलॉजी के बदले गए हैं, ऐसा नहीं है। देखो लुई पास्चर ने क्या किया था आप समझ लो। लुई पास्चर इज द बेस्ट नोन फॉर इन्वेंटिंग द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। पहली बात इन्होंने पास्चराइजेशन की प्रोसेस की थी। पास्चराइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होती है, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट की मदद से, यानी कि अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी तरह के माइक्रोब्स को किल कर देता है, मार देता है और स्पॉइलेज को बचाता है। अब ये बियर में, बाकी गुड्स में, मिल्क वगैरह में, सब में काम आता है। अब इन्होंने जो सबसे बेस्ट दिया था, जो आज भी हर घर में इस्तेमाल हो रही है, वो है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। यानी कि मिल्क के ऊपर थ्योरी दी थी कि जैसे जो भी दूध वगैरह आप लेते हो, कच्चा दूध जो आता है, उसको आप गर्म करो। अब गर्म कितना करना है आपको, लगभग 62.8 डिग्री सेल्सियस पे, इससे कम पे नहीं करना, इतने सेल्सियस पे 30 मिनट तक आपको उबालना है। और जब आप उबालोगे तो दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो सभी मर जाते हैं और देन वो दूध हमारा पीने लायक होता है। यही रीजन है कि आज भी हर घर में कच्चा दूध नहीं पीते हैं, उबला हुआ दूध पीते हैं। बाकी जो पैकेट वाला दूध है ना, उसकी बात अलग है, क्योंकि उसको पहले से ही उबाल उबूल के बनाया जाता है, तो उसको लोग यूज कर लेते हैं। बाकी देखो यहाँ क्या लिखा है, ही इज कॉमनली डब्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक्चुअल में ये है नहीं, लेकिन इनको डब्ड किया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला, इन्होंने पास्चराइजेशन की थ्योरी दी है, इसलिए इनको भी एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा जो पास्चर वर्क हेल्प स्टेबलाइज माइक्रोबायोलॉजी डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में बहुत बड़ा मेजर रोल मिला था, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग पहचान बनी थी। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी जो रेबीज के लिए थी, जो मतलब एनिमल वगैरह चाट लेते हैं ना, उसकी वजह से रेबीज वगैरह होता है, उसको बचाने के लिए। फिर दे डेवलप टेक्निक फॉर स्टरलाइजेशन। अब जो पास्चराइजेशन है वो एक्चुअल में एक तरह से स्टरलाइजेशन ही है कि वो सभी तरह के माइक्रोब वगैरह को मारने का काम करता है। तो चलो ये तो हमारे हो गए डब्ड, लेकिन एक्चुअल में हमारे माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला वर्ड उनका एंटर आता है तो कमेंट करके आप उनका नाम बताइए, और जो पूछा जाए उसका जवाब आपको लिखना जरूर है, क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं ना वो भी उसको देख के समझ जाएंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो ये तो आप अच्छे समझ सकते हो कि फार्मास्यूटिकल क्या है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में हमारा पूरा कोर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे तो नहीं है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही है। तो देखो फार्मास्यूटिकल क्या है कि इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉन्टामिनेट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबायलिज्म। तो जो हमारी फार्मेसी है, इसके अंदर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो हमारे ड्रग्स वगैरह है, जो हमारी दवाइयां हैं, उनके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी वगैरह करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अपने फील्ड फार्मास्यूटिकल को लेके, यानी कि हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें दवाइयां तैयार करनी है, एंटी माइक्रोबल एजेंट तैयार करनी है। बेसिकली क्या है, इट डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हम माइक्रो की प्रेजेंस को पता लगाते हैं, लेकिन जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ये एक्चुअल में क्या है कि इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनका इंपैक्ट क्या हो सकता है, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उनसे क्या काम करेंगे, वैक्सीन वगैरह डेवलपमेंट, वायरोलॉजी, आपने ब्रांच तो माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ी ली होंगी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअल में वो है जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इनकी स्टडी मेनली करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इट इन्वॉल्व द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज, जो किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा है उन सबको। तो सिंपल बोला जाए तो ये वही हिसाब है जैसे हम में जो फर्क है डॉक्टर को लेके, हम बेसिकली दवाइयां बनाते हैं, डॉक्टर उनका इलाज करता है। तो वही हिसाब है कि फार्मास्यूटिकल में मेनली हम दवाइयां बनाना, डेवलपमेंट, इनके बारे में स्टडी करते हैं। मेडिकल बायोलॉजी में हम उन माइक्रो की पूरी स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रिवेंशन कैसे होगा, ये सारा वैक्सीन वगैरह बनाए, ये सब काम हमारे इसके अंदर आ जाता है। तो डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, और सिंपल बोले जाए तो एक्चुअल लाइफ में तो मिलकर ही ये सारे काम करते हैं। फिर 6 हमारा आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड। तो ईस्ट एंड मोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो जो ईस्ट है हमारा वो एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंगाई के अंदर ही बिलोंग करता है। जो मोल्ड्स है वो भी हमारा फंगाई किंगडम के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसको एक तो माउल्सी और मोल्ड दोनों नाम से जानते हैं, बाकी ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो दोनों बिलोंग फंगाई करते हैं, लेकिन ईस्ट हमेशा एक यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। जो हमारे ईस्ट होते हैं ना वो टिपिकली स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर ओवल, जो अंडा का शेप होता है ना उस शेप का होता है, और ये 3 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है। और जो मोल्ड्स होते हैं वो टिपिकल फिलामेंटस होते हैं, यानी कि इस तरह की जो ब्रांचिंग वगैरह होती है ना इस शेप में हमारे जो पाए जाते हैं, ये स्फेरिकल नहीं होते हैं, तो इसका डायमीटर वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। फिर हमारा आता है 7th क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रोस्कोपी, एनालिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी भी एक हमारे यूनिट बनने का टॉपिक है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और सैंपल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। तो जो हमारे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रोस्कोप मतलब सॉरी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें इस माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है। तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, एक्चुअल में उसको जूम कर देगा, बड़ा कर देगा, और बड़ा कर देगा तो हमको वो इजीली दिखाई देने लगता है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं उन छोटी चीजों को देखने के लिए, उसको हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, विच इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑप्टिकल वाला जो लाइट वगैरह सबका इस्तेमाल करता है, दैट यूजेस लेंसेज और अदर ऑप्टिकल सिस्टम टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द डिटेल्स ऑफ टिनी स्ट्रक्चर। यानी कि क्या कर रहा है, मैग्नीफाई मतलब होता है जूम करना, और जो छोटे छोटे हमारे स्ट्रक्चर है जो हमको इजिली दिखाई नहीं देते, उनकी डिटेल्स को हमें मैग्नीफाई करके, उसको जूम करके हमको देखने का बताता है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोपी। बाकी कौन कौन से टाइप के हमारे माइक्रोस्कोपी पाए जाते हैं, तो एक हमारा होता है लाइट माइक्रोस्कोपी, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे पूरा इनका बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, आप सब देख लेना। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सबका पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक और हमारा आता है यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ये साइड लॉन्ग में भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारा कुछ हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है क्रैश कोर्स के अंदर। आप जाओगे केयरवेल फार्मा ऐप में, आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ मिलेगी। अगर आपका काम सिर्फ वीडियो देख के चल जाएगा तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर ही आपको 3-4 यूनिट इसकी पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो। 4th एंड 5th यूनिट आपको सभी सब्जेक्ट की ऐप के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। बच्चों का कहना था सर हमें क्या फायदा, तो वही ऐप के अंदर है। बाकी हमारा 8th क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट सेल। अब देखो प्रोकैरियोट सेल हमारे एक्चुअल में कौन से थे, जो हमारे फुल्ली डेवलप नहीं होते थे, और उसका एग्जांपल हमारा क्या था, बैक्टीरिया था। तो हम बैक्टीरिया का ही बनाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का अलग से भी आ जाता है, और लॉन्ग में यानी कि 5, 7, 10 मार्क्स में भी आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताओ या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताओ, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहली बात, आप चाहो तो प्रोकैरियोट सेल के बारे में लिख सकते हो कि ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं होते, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होते हैं, सारी वही कहानी है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो जब भी आपको बनाना है, आपको कैसे बनाना है, एक बार मैं आपको आइडिया देता हूं। सबसे पहले आपको बाहर की लेयर बनानी है ये। अब ये केवल बैक्टीरिया में बनेगा, हर किसी में ये कैप्सूल नहीं पाया जाता। बाहर की लेयर बनानी है, फिर एक अंदर की लेयर बनानी है, और उसके बाद एक और अंदर की लेयर बनानी है, 3 लेयर बनानी है। ये बाहर की लेयर हमारी हो जाती है कैप्सूल, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये पूरी बाहर की लेयर हमारी कैप्सूल, अंदर की लेयर हमारी हो जाती है सेल बॉल हो जाती है, ये भी एक मजबूत चीज है। और उसके बाद थर्ड हमारी लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन, दोनों आप बोल सकते हो। 3 लेयर हो गई। अब जो हमारा कैप्सूल होता है उसके ऊपर ये प्लाई नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बारे में आप चाहो बना बना के भी लिख सकते हो, लॉन्ग में आता है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह आपको दिख रहे होंगे, ये पूरे अवेलेबल होते हैं। ये पहले वाले को कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कैप्सूल होता है ना, ये किसी भी बैक्टीरिया के उसको बताता है कि बैक्टीरिया हमारा कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है, क्योंकि कैप्सूल हमारा एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है। बाहर से कोई भी अटैक करता है तो बैक्टीरिया इसी कैप्सूल की मदद से अपने आप को सेव रखता है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इस कैप्सूल ने इसको और बचा के हमारा रखा है। तो ये हो गया सेकंड लेयर। फिर हमारा आ गया सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ हमारी अटैच होती है यहाँ पे एक फ्लैजेलम। फ्लैजेलम एक तरह से एंटीना जैसे ये प्लाई भी हमारा दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन फ्लैजेलम एक एंटीना की तरह काम करता है, जो हमारे बैक्टीरिया की आंख, कान, नाक सब कुछ होता है। ये पूरा सेंस करेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ बातें इसको इसी फ्लैजेलम की वजह से पता चलती हैं। और इसके अंदर देन हमारा यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले आ गया जेनेटिक मटेरियल। अब आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो जो न्यूक्लियस हमारा आधा डेवलप होता है इसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अब इसको चाहे न्यूक्लियोइड बोलो, चाहे आप जेनेटिक मटेरियल बोलो, ये अंदर का पूरा पार्ट भरा हुआ होता है, इसको हम साइटोप्लाज्मा बोल देते हैं। इसमें राइबोसोम है लेकिन आधा डेवलप होता है, मीजोसोम भी है, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी भी है, तो ये सब थोड़े फुली डेवलप नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरिया का एक रफ स्ट्रक्चर हो गया। डिटेल वाला आप थोड़ा उसमें देख सकते हो, बाकी ये भी बना के आ जाओगे ना तब भी आपका सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पास्चुराइजेशन। अब देखो इसके बारे में तो वैसे हमने लुई पास्चर के पार्ट में ही पढ़ लिया था कि पास्चुराइजेशन एक वो प्रोसेस है जो सभी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, वायरस हो चाहे और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी तरह के मारने का काम करती है। अब इसमें मिल्क हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया, सभी पर ये अप्लाई होती है। आपने ये सुना होगा ना, जब भी बीमार हो या नॉर्मली भी पानी आप लोग के बाद गर्म कर लो, और जब पानी आप गर्म करोगे तो उसके अंदर के जितने बैक्टीरिया वायरस हैं वो सारे मर जाएंगे, और उसके बाद आप उस पानी को पी सकते हो। ओआरएस जब आप पानी में घोल के बनाते हो तो पहले पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें वो ओआरएस घोले मतलब ठंडा करके ओआरएस घोल के देन उसका यूज करते हैं। तो ये हमारी एक्चुअल में पास्चुराइजेशन प्रोसेस है, वो सभी तरह के लिक्विडों पे काम करती है कि अगर हम उसको गर्म करें, जूस को गर्म मत करना जो वैसे वाले होते हैं वरना खराब हो जाएगा। तो इस तरह बाई अप्लाइंग हीट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो जो प्रोसेस हमारी होती है ये लुई पास्चर की वजह से इसको नाम पड़ा था लुई वाला 19th सेंचुरी में।
में पास्चराइजेशन। अब इसका एग्जांपल एक सबसे बेस्ट लिख सकते हो कि हम दूध को क्या करें 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तो दूध के अंदर के जितने भी बैक्टीरिया वो सब मारे जाएंगे और दूध हमारा पीने लायक हो जाएगा, देन हम उसको आराम से ड्रिंक कर सकते हैं। अब हमारा 10 क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व एक्चुअल में क्या होता है? अब हमने क्या देखा था कि हमारा जो कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में हम अपने बैक्टीरिया को डालते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया हमारा ग्रो करता है, देन बैक्टीरिया के ऊपर हम स्टडी वगैरह करते हैं। तो ये जो ग्रो कर रहा है ना, इस ग्रोथ किस फेज पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको मेजर करते हैं हम इस ग्रोथ कर्व की वजह से। नाम से क्या है, ग्रोथ कर्व है, इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं आपका आ जाए कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही सेम चीज आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया को डालते हैं तो वो कैसे ग्रोथ करता है, उसकी स्टेजेस को ये हमें बताता है। अब इट हेल्प टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट। बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब इसमें क्या है, ग्राफ होता है जो हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टाइम फेज के बीच में बनाया जाता है। यहाँ पे आपको ये ग्राफ पूरा इजिली विजिबल होगा। अब इसके अंदर टोटल 4 हमारे फेज आते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इधर हमारे ऊपर जा रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ, ये हमारा जा रहा है टाइम फेज। तो जैसे हमारा ये बैक्टीरिया है, इसको जब हम कल्चर मीडिया में डाल देंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा, धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा टाइम बढ़ता जाएगा, हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ दिखाएंगे। तो ये टोटल 4 फेज में होगा। देखो सबसे पहले हमारा आता है लैग फेज। ये हमारा क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जब बैक्टीरिया को हम अपने कल्चर मीडिया में डालेंगे तो वो थोड़ा एडप्ट करना शुरू करता है, जो आस पड़ोस का एनवायरमेंट में एडप्ट होगा, और उस टाइम वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। एडप्ट होगा, अपने आप को संभालेगा, चीज़ों को देखेगा कौन कहाँ रखा है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो, बैठते हो, तो एकदम थोड़ी लिखना शुरू कर दोगे। पहले आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप एनालाइज करते हो, क्या है, कैसे है, क्या क्या कर सकता हूँ, खुश हो गया, कोई रोएगा, कोई दुखी होगा, कोई खुश होगा। तो ये सारे काम यहाँ पे करता है बैक्टीरिया। तो पहले पूरा एनालाइज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं लैग फेज, एक स्टार्टिंग है। उसके बाद हमारा सेकंड फेज आता है लॉग फेज, और इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया सारा कुछ समझ गया, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ के जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है सबको भर भर के खाना शुरू कर देगा। इतना ज़्यादा खाना होता है कि भर भर के खाना शुरू करेगा, और इस वजह से क्या होगा, वो अपने आप को ग्रोथ करना शुरू करेगा। तो सेकंड फेज हमारा एक हाईएस्ट ग्रोथ फेज कहलाता है, जिसको हम लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, किसमें बैक्टीरिया हमारा मैक्सिमम ग्रोथ करा। देखो यहाँ था हमारा बैक्टीरिया, अब यहाँ से हमारा क्या, यहाँ पे पहुंच गया। तो इतना ग्रोथ हमारा बैक्टीरिया इस सेकंड फेज में ही कर गया, पहले में कुछ नहीं किया, सेकंड में इतना ग्रोथ कर गया। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लैग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। थर्ड हमारा आता है स्टेशनरी फेज। अब इसमें क्या है, हमारा जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो बढ़ चुके हैं, हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो बैक्टीरिया के मुकाबले कम रह गया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सारे हो चुके हैं और जो न्यूट्रिएंट वगैरह वो हमारा कम रह जाएगा। तो अब क्या है, स्टेशनरी फेज है, यानी कि धीरे धीरे कुछ बैक्टीरिया हमारे मरते चले जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया हमारे ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो इनका जो ग्रोथ है वो एक स्टेशनरी फेज पे चल रहा है। देखो हल्का हल्का हो रहा है, नहीं भी हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट फेज पे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना एक कांस्टेंट फेज पे चल रहा है। और उसके बाद एंड में क्या होगा, अब जब सारा का सारा कल्चर मीडिया हमारा खत्म हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, अब भाई बैक्टीरिया को जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम चौथे को बोलते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन मतलब मरना, कम होना, या इसको हम डेथ फेज भी बोलते हैं, कि अब हमारे सारे बैक्टीरिया कम हो रहे हैं। तो ये 4 फेज। अब ये मैंने आपको इतने अच्छे से बताया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका कवर हो सकता है, और ये 5-7 मार्क्स में भी आता है, तो इसको एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे 4 फेज, और ये पूरा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। 11th हमारा क्वेश्चन आता है, गिव मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हमको मॉर्फोलॉजिकल वाली बतानी है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया हमारा देखने में शेप स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है। तो उसके शेप स्ट्रक्चर साइज के बेस पे बैक्टीरिया को हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे आते हैं ट्रू बैक्टीरिया, दूसरे हमारे आते हैं फॉल्स बैक्टीरिया। देखो ट्रू बैक्टीरिया मतलब क्या है, कि एक्चुअल में ये हमारे बैक्टीरिया का जैसा शेप होता है ना, उसी की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन फॉल्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, कि एक्चुअल में क्या होता है, कि ये बैक्टीरिया की तरह दिखाई देते हैं लेकिन बैक्टीरिया हमारे नहीं होते, यानी कि नकली बैक्टीरिया एक तरह से। तो यहाँ पे एक करेक्ट कर लेना कि जैसे जो ट्रू बैक्टीरिया है ना, वो एक्चुअल में क्या है, बैक्टीरिया है, और उनका जो शेप है वो भी बैक्टीरिया जैसा होता है। लेकिन जो फॉल्स बैक्टीरिया है वो होते तो बैक्टीरिया है, क्योंकि भाई इसी के टाइप के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो शेप है ना वो हमारे बैक्टीरिया जैसा नहीं होगा। जैसे हमारे स्पाइरल स्पायरोगैट्स हैं, तो इनका थोड़ा स्टार जैसा शेप है। अब ऐसा शेप थोड़ी हमारे बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया का नॉर्मली या तो स्पेरिकल इस तरह का पूरा शेप होगा, या हमारा होता है रॉड बैक्यूलाई इस तरह का, यानी कि सिलिंड्रिकल शेप होता है। अब इसी में इनके टाइप भी हो जाते हैं, जैसे मोनो हो गया, अब यहाँ डाई हो गया, तो इस तरह 2 चिपके होंगे, यहाँ पे हमारे 2 हो गए। तो इस बेस पे आप इनको और फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हो। आप एक बार इसको चेकआउट कर लेना, कभी कभी लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाता है, और है बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बैक्टीरिया, 2 टाइप के हो गए क्लासिफिकेशन, ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स। अब ट्रू के अंदर भी हमारे स्पेरिकल या कोकाई शेप आते हैं, ये हमारे एक्चुअल में स्पेरिकल गोल आकार के होते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे आते हैं मोनो, डाई, ट्राई, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके होते हैं। ये रॉड बैक्यूलस या सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, मतलब इस तरह सिलेंडर जो हमारा शेप होता है ना, इस शेप का आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी मोनो
मोनो डाई ट्राई इस तरह आ जाते हैं, और एक ये 4 वाला आएगा तो ऐसे करके आ जाएगा। तो ये शेप में आप देख सकते हो ग्राफ से पूरा ये हमारा इस तरह डिफाइन है। फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें हमारे 3 टाइप फर्दर आते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स, स्पाइरल शेप होते हैं, उसमें एक स्पायरोकैट्स, विब्रियो और स्पिरुलिना शेप आता है, और हमारे क्रिकेटसिया होते हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में भी देख लेना। अब हमारा 12 क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल एंड बाइवल काउंट मेथड। अब देखो टोटल या बाइवल काउंट मेथड एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे हमारा ये कल्चर मीडिया था, बैक्टीरिया हमारे ग्रोथ के यहाँ पे इनकी कॉलोनीज फॉर्म हो गई। अब हमको ये चेकआउट करना होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं, उनकी अमाउंट को हमें मीजर करना होता है, कंसंट्रेशन। तो एक तरीका तो देखो ये होता है, जनरल बेस में आपको बता रहा हूँ कि हम कॉलोनी के बेस पे करते हैं। जैसे ये पूरा कल्चर मीडिया है तो हमको यहाँ क्या इतने इतने बेस पे कॉलोनी मिल गई। अब जैसे ये कॉलोनी हमें मिल गई तो इस एक कॉलोनी के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, एक हिसाब से हमारे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कहीं 70 से 72 बैक्टीरिया हो गए, इस तरह मिलके हमारी एक कॉलोनी फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, कॉलोनीज को चेक करते हैं। कॉलोनीज कैसे चेक होंगी, तो हमको यहाँ पे एक अलग सा उभरा हुआ पूरा पूरा यहाँ ग्रोथ दिख जाती है। तो हम उस पूरे एरिया को मीजर करते हैं कि भाई कितना क्या है, और इन सबको जूम करके हम चेकआउट करते हैं। तो उसी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कितना क्या है। तो यहाँ पे कॉलोनी के बेस पे करते हैं, एक तरीका हो गया। बाकी यहाँ पे इन दोनों मेथड के बारे में बात करें तो जो टोटल काउंट मेथड होता है इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर हम हर एक बैक्टीरिया को काउंट करते हैं। अब जैसे आपको मैंने क्या बताया था, ग्रोथ फेज में कुछ बैक्टीरिया हमारे मतलब ग्रोथ कर रहे हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमारे डेथ भी कर जाते हैं, मर भी जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल काउंट में हम दोनों तरह के बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, चाहे वो हमारा जिंदा हो चाहे वो हमारा डेथ कर गया हो। तो इसमें हम दोनों तरह के बैक्टीरिया को काउंट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम मेथड यूज करते हैं काउंटिंग चैम्बर मेथड या इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। अब काउंटिंग चैम्बर में क्या है, जैसे हमारे इस तरह का एक पूरा मतलब शीप टाइप हम लेते हैं जिसमें 1 नैनोमीटर स्क्वायर इतनी जगह होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलोनी हमारी मतलब पास यहाँ पे हो सकती है, और एक हमारा हीमोसाइटोमीटर होता है। इसको थोड़ा लॉन्ग में देख लेना, 60 से 70 बैक्टीरिया लगभग एक कॉलोनी में होगा। तो हम उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, मीजर कर लेते हैं, इससे पूरा पास करके वहां पे हमको दिख जाएगा कि बैक्टीरिया हमारे ऊपर रह जाते हैं, बाकी सब नीचे रह जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको मीजर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक हमारी पूरी मशीन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया आएगा, अब आपको बताया बैक्टीरिया एक बॉडी है तो वो करंट को पास करेगा, तो उसमें इतनी सी जगह केवल माइनर होती है कि वो केवल बैक्टीरिया पास हो सके। तो हमारे यहाँ से बैक्टीरिया पास होगा तो हमारा करंट जनरेट होगा, तो हम उस करंट को मीजर कर लेंगे कितना क्या जा रहा है। तो उस करंट मीजर के बेस पे हम यहाँ पे अमाउंट को पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया हमारे कितने परसेंट थे। तो ये हो गया टोटल काउंट मेथड। अब बाइवल काउंट मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उन बैक्टीरिया को काउंट करते हैं जो हमारे अलाइव हो, या इसको हम एक तरह से बाइवल का मतलब होता है अलाइव, यानी कि जो जिंदा है, तो उनके बारे में करते हैं। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो सिंपल हमारा क्या था कि टोटल काउंट में दोनों तरह के थे। अब जो मरे हुए हैं वो तो ग्रोथ करेंगे नहीं, तो जो जिंदा है ना वही तो सिर्फ ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए हम बाइवल काउंट मेथड में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ग्रोथ को मीजर करते हैं। अब ग्रोथ को मीजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, प्लेट काउंट मेथड और मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। अब प्लेट काउंट नॉर्मल में हम क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को अपना डालेंगे, उसके बाद इसकी ग्रोथ को हम चेक करेंगे, और जहां पे हमको ग्रोथ ज्यादा दिख रही है उसी के बेस पे हम बैक्टीरिया के अमाउंट को मीजर करेंगे कि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी बैक्टीरिया हमारे उतने ही ज्यादा होंगे जिंदा वाले, क्योंकि मरे हुए बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे, जो जिंदा बैक्टीरिया वही हमारे ग्रोथ करेंगे। तो ये हमारे दो मेथड थे, आप एक बार जाके इसको भी थोड़ा चेकआउट कर लेना, ठीक है, लॉन्ग में ये आने के चांस रहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिजर्वेशन विद एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो देखो यहाँ भी वही फंडा है, प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, जैसे देखो आपको बताया कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे तो भाई ये चांस रहते हैं कि उसके अंदर हमारे जो बैक्टीरिया वायरस या कोई माइक्रोब्स है वो अगर अंदर आ गया तो वो ग्रो कर सकता है, और अगर वो ग्रो कर गया तो हमारे उस पूरे प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्रिजर्वेटिव्स क्या है कि अगर हमने इसको फॉर्मुलेशन के अंदर ही ऑलरेडी डाल रखा है, यानी कि जब हमने अपना कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाया है तो उसके अंदर अगर हमारा प्रिजर्वेटिव्स है, तो अब आपको पता है जैसे सिरप है या कोई भी, आप उसको ओपन करते हो फिर पीते हो, ओपन करते हो पीते हो, तो एक बार में तो नहीं है पूरा भाई पी गए, भाई सिरप ही हमारा, तो आप एक बार में नहीं पियोगे। तो जैसे इन्वायरमेंट से कोई माइक्रोब वगैरह एंट्री कर सकते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स को डाल के रखते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, आने वाले जो माइक्रोब वगैरह है उनसे लड़ाई करेगा और उसको मार देगा, और इससे क्या होगा कि ये जो हमारे माइक्रोब्स आ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे अंदर वाले प्रोडक्ट को खराब नहीं करते, और ये प्रोडक्ट हमारा लंबे टाइम तक हमारे इस्तेमाल के लिए रहता है। और यही रीजन है कि हमारे प्रिजर्वेटिव हर एक में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो प्रिजर्वेटिव है वो मेनली काम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं। यही रीजन है कि प्रिजर्वेटिव्स को हम यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट नाम से भी जानते हैं, आप ये देख सकते हो।
तो यहाँ अगर देखें तो देखो, प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मेंटेन करते हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल या अदर तरह के हमारे प्रोडक्ट को बाय प्रिवेंटिंग और स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें हम कह रहे हैं जो हमारा माइक्रो वगैरह है उनकी ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या बहुत स्लो कर देते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर मोल्ड्स वगैरह हो गए। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो गई। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या है? प्रिजर्वेटिव एक्चुअल में वो सब्सटेंस है जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या कुछ ड्राई फ्रूट्स करके हम इस्तेमाल करते हैं, या हमारा मिथाइल पैराबेन हो गया, और इसी को हम एक्चुअल में क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बोल देते हैं। तो आप चाहो, ये तो प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन होगी, आप चाहो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो कि दीज आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज इन द प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो अब हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एनालिस्ट मेथड फॉर आइसोलेशन। अब देखो ये एक अलग टॉपिक है, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर वाला, जो कभी कभी देखने को मिलता है। अब एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। आइसोलेशन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी कोरोना वगैरह आया था तो आइसोलेट कर रहे थे लोगों को, यानी कि अलग कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमको क्या करना है, इस पूरे कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, तो हमें क्या है कि जैसे हमें इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया वगैरह है बहुत सारे, तो इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, देन इन बैक्टीरिया को हम यहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। तो इसी को आइसोलेशन बोलते हैं। यानी कि इट एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेट करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी मिक्स कल्चर के अंदर से। जैसे मान लो तो यहाँ पे 3-4 तरह के बैक्टीरिया हैं, तो हम किसी एक बैक्टीरिया को उठाएंगे, उसको एक नए कल्चर मीडिया में डालेंगे, जिससे वो अपने एक तरह के बैक्टीरिया हमारे ग्रोथ कर पाए, या एनवायरमेंट से, जो हमारा आसपास का एनवायरमेंट है, या किसी इन्फेक्टेड टिश्यू वगैरह से, और उसको एक प्योर कल्चर में हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। अब इसके लिए हमारे 2-3 मेथड है। जैसे पहला हमारा आता है स्ट्रेक प्लेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई भी ये प्लेट वगैरह है, तो हम इस तरह की इनोकुलेशन लूप लेते हैं। यहाँ कोने पे हमारा एक वायर रहेगा, उसको स्टरलाइज करेंगे और उसको इस तरह से हम यहाँ पे पूरा स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्राइक प्लेट मेथड। एक स्प्रेड प्लेट मेथड है। इसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई स्लाइड या कुछ भी लेंगे, ये लिया, यहाँ पे एक ड्रॉप रखेंगे बैक्टीरिया की, और इसी को हम यहाँ पे इस तरह करके पूरा फैला देते हैं, ये स्प्रेड हो गया। और यह एनरिच्ड कल्चर मेथड हो गया। इसमें ढेर सारे मतलब जो कल्चर मीडिया वगैरह जहाँ पे बहुत सारा कुछ हमारा प्रेजेंट है, वहां से हम ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया आइसोलेशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, डिफाइन स्टैनिंग एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैनिंग के बारे में हमको सारी बात करनी है। अब देखो स्टैनिंग एक्चुअल में क्या होता है, एक बार पूरा फंडा अच्छे से समझ लो। अब आपको बताया जैसे हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, हमको इजीली दिखाई नहीं देते हैं। अब इसमें भी एक फंडा क्या होता है, जैसे कुछ हमारे ऐसे वायरस वगैरह हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उनका बॉडी एकदम पानी जैसा होता है, आप उसको देख कर भी नहीं देख सकते हो, यानी कि आपको दिख जाएंगे लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारी टेक्निक आई स्टैनिंग। अब स्टैनिंग क्या करती है कि इनके ऊपर एक्चुअल में कलर सा कर देगी। अब जैसे नॉर्मल मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये पेंसिल वगैरह है, तो ये आपको इजीली विजिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर इसके ऊपर एक कलर सा कर दूं, पूरा ये ऐसे लाइनिंग कलर हो गई, तो अब ये आपको इजीली विजिबल है। तो इसी तरह स्टैनिंग क्या करेगी कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बैक्टीरिया को उसके ऊपर कलर या डाई की मदद से उसको एक रंग दे देते हैं, जिससे वो इजीली हमको विजिबल हो। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको यहाँ पे देखेंगे तो हमको वो इजीली दिखाई दे जाएगा और हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं। तो यही हमारी एक्चुअल में प्रोसेस होती है स्टैनिंग वाली। तो स्टैनिंग एक हमारी टेक्निक है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब टेक्निक्स हमारे यहाँ पे 2-3 तरीके आपको पता चल जाएंगे। बाकी इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आपको और डेफिनेशन अच्छी लिख के आनी होगी तो आप ये लिख के आ जाना कि दीज आर दोज टेक्निक्स विच इनहांस द विजिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। देखो क्या कर रही हैं, हमारी जो बैक्टीरिया उसको देखने की जो क्षमता है, विजिबिलिटी है, उसको इनहांस कर देते हैं। कैसे करते हैं, बाई अप्लाइंग कलर। हम उसको कलर डाई, यानी कि एक डाई हमारी कलरफुल होती है, उसका इस्तेमाल करके हम इस पर अप्लाई कर देंगे फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम उस बैक्टीरिया को बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये बेसिकली हमारे 2 टाइप की होती है। पहली हमारी आती है सिंपल स्टैनिंग, दूसरी हमारी आती है डिफरेंशियल स्टैनिंग। सिंपल स्टैनिंग अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमारा बैक्टीरिया है उसमें हम एक कलर डाई डालते हैं, यानी कि इसमें सिंगल 1 डाई का इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पे डबल डाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो एक डाई क्या करेगी, हमारी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फंडा होगा, तो वो डाई हमारे बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके उस बैक्टीरिया को कलरफुल कर देगी, हमको भी इजीली दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंशियल स्टैनिंग। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा डाई इस्तेमाल करते हैं, 2 और मोर डाई का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी वेक्टर के आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये हो गया डिफरेंशियल। अब ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है ग्राम स्टैनिंग और एक हमारी आती है एसिड फास्ट स्टैनिंग। अब इन दोनों को 2-2 पार्ट्स में कर सकते हैं। ग्राम स्टैनिंग बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल की जाती है, और एसिड फास्ट स्टैनिंग जो है वो एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट स्टैनिंग, मतलब नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटरमाइन करने में ये इस्तेमाल की
जाती है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, बाकी इनके बारे में आगे और देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर स्टेनिंग पूरा लॉन्ग में आता है ना तब भी आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डिफाइन इम्बिस टेस्ट के बारे में। तो जो इम्बिस टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बायोकेमिकल टेस्ट नाम से भी जानते हैं। तो जो इम्बिस टेस्ट है, यहाँ पे सी कर लेना, थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया। तो इम्बिस टेस्ट एक बायोकेमिकल सीरीज है टेस्ट की जो परफॉर्म की जाती है बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे हमारे एंटेरोबैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी सिंपल और डिफरेंशियल स्टेनिंग थी, ये भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल में ऊपर ऊपर से पूरा मतलब शेप वगैरह को दिखा रहा था। अब जो एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली के हो गए, ये तो भाई सेम हो गए। तो जब ये सेम हो गए तो हमको तो इस दोनों मतलब से पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे केमिकल टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब केमिकल टेस्ट अप्लाई करके क्या होगा, जैसे ये इम्बिस टेस्ट एक सीरीज है जिसके अंदर टोटल हमारे 4 टेस्ट आते हैं, IMBIC। ये केवल इम्बिस थोड़ा फ्लो बनाने के लिए VI डाला गया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो I फॉर हमारा होता है इंडोल टेस्ट, M फॉर होता है मिथाइलेट या फिर MR टेस्ट, VI फॉर होता है बोगस प्रोस्कोर टेस्ट या इसको VP टेस्ट नाम से भी जानते हैं हम, और C फॉर हमारा होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। अब देखो इनकी पहचान क्या थी, जैसे हमारे जो एंटेरोबैक्टीरिया है उसमें एक एंटेरोबैक्टीरिया कोलाई आते हैं, एक एंटेरोबैक्टीरिया एरोजेंस आते हैं। अब जो इंडोल टेस्ट और मिथाइलेट टेस्ट है ना, ये जो बैक्टीरिया हमारे पॉजिटिव दे दें, मतलब समझ लो वो हमारे एंटेरोबैक्टीरिया कोलाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे VI बोगस प्रोस्कोर और सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को पॉजिटिव दे दें वो हमारे एंटेरोबैक्टीरिया एरोजेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने टेस्ट परफॉर्म किया, बैक्टीरिया को डाला और परफॉर्म किया, हमारे इंडोल अगर पॉजिटिव आए मतलब वो कोलाई फैमिली से थे, और अगर हमारे ये दोनों पॉजिटिव आए मतलब वो ई एरोजेंस फैमिली से थे। इस तरह हम इन टेस्ट को यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे बायोकेमिकल टेस्ट की सीरीज। अब हमारा आता है मेंशन एनी 2 रिएजेंट यूज फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए सब क्या है, तो देखो सिंपल हम फंडा समझते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या है कि जो एसिड फास्ट हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े से थिक लेयर के होते हैं, ये थोड़े पतले होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाई अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है कार्बोफस्चिन। अब जो कार्बोफस्चिन डाई है वो रेड कलर देती है। अब रेड कलर या पिंक कलर देती है, तो वो क्या करेगी, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं दोनों को क्या कर देगी, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एसिड अल्कोहल से वॉश कराते हैं। क्या करते हैं, वॉश कराते हैं, इनको धोते हैं। और जब हम इनको वॉश कराएंगे तो देखो जो एसिड फास्ट वाले बैक्टीरिया है ना, वो क्या करेंगे, वो इसको क्या करेंगे, मतलब वो नहीं करेंगे, इसको छुटाएंगे नहीं कार्बोफस्चिन को, क्योंकि इनकी जो होती है पूरी मेम्ब्रेन थिक होती है। इस वजह से क्या है कि जो हमारे कार्बोफस्चिन डाई है वो अच्छे से क्या करती है, एसिड फास्ट के साथ रिएक्ट कर जाती है, और जो हमारा ये रेड कलर है वो इससे जाता नहीं है। लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट है उसको लेयर पतली होती है, मेम्ब्रेन अलग होती है, तो वो क्या करती है, वो इस रेड कलर को धो देती है अल्कोहल के साथ में। तो अब ये न्यूट्रलाइज हो गया, इस पर कोई कलर नहीं है। देन हम सेकेंड डाई अप्लाई करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई। अब देखो यहाँ पे जब ऑलरेडी हमारा कलर है ये डाई के साथ, क्योंकि जो डाई हमारी होती है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन के साथ बाइंड हो जाती है बैक्टीरिया के साथ में। तो अब क्या है, जब ऑलरेडी हमारा ये कार्बोफस्चिन डाई इसके साथ रिएक्ट कर गई है तो मिथाइलिन ब्लू डाई हमारी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो हमारे रेड कलर के ही रहेंगे। लेकिन ये जो है नॉन एसिड फास्ट, इसने तो भाई इनको धो दिया था, तो अब जब ये कलर करते हैं तो इस पर ब्लू कलर हमारा चिपक जाता है। तो बस हमको एंड में क्या करना होता है, हम ये चेक करते हैं कि बैक्टीरिया हमारा किस कलर का है। अगर वो रेड कलर का है मतलब वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, अगर वो हमारा ब्लू कलर का है तो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ये पूरा एसिड फास्ट का पूरा टेक्निक हो गया। बाकी इसमें 2 रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, या हम बोल सकते हैं 2 यहाँ पे डाई इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारी आती है कार्बोफस्चिन डाई और दूसरी हमारी आती है मिथाइलिन ब्लू डाई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो देखो ये दोनों अगर आप समझ गए तो हम ग्राम स्टेनिंग को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे जो पॉजिटिव हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो मल्टी लेयर होती है ना वो हमारी प्रेजेंट होती है, और नेगेटिव में सिर्फ सिंगल लेयर हमारी प्रेजेंट होती है। तो मल्टी लेयर की वजह से ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो यही रीजन है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो 20 से 30 नैनोमीटर थिक होती है, लेकिन एक सिंगल लेयर होती है। इसका मतलब समझे, जैसे अगर मैं आपको डायग्राम इसका दिखाऊं तो जैसे देखो ये हमारी जो सेल वॉल है ना ये हमारी यहाँ पे थिक है, लेकिन इसके ऊपर जो ये ना एक सिंगल लेयर है, यानी कि केवल ये सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल है वो 8 से 12 नैनोमीटर थिक है। तो लेकिन इसमें 2 लेयर है। 2 लेयर का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी 8 से 12 है लेकिन इसके ऊपर एक पूरी सेल मेम्ब्रेन हमारी अच्छे से प्रेजेंट होती है। तो जैसे सेल वॉल होती है फिर हमारी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, आफ्टर स्टेनिंग जब स्टेनिंग हो जाती है तो ये पर्पल या ब्लू कलर हमको देता है, और जो आफ्टर स्टेनिंग ये जो होते हैं ग्राम नेगेटिव हमको रेड या पिंक कलर देता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको बताया जैसे ये सेल में प्रेजेंट है तो बस यही एक प्रेजेंट है, इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक सिंगल और प्रेजेंट होती है जो इस पूरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बना देती है। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये पूरा काम कैसे करता है।
बाकी एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया या बैक्लाइस हो गया। ग्राम नेगेटिव हमारे जो स्कैरिया कोलाई जो होते हैं ना, वो हमारे इसी ग्राम नेगेटिव के अंदर बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ पूरा चलता कैसे है, जैसे हमारा एसिड फास्ट में था कि जैसे जो भी हमारा बैक्टीरिया, हमको ये पता लगाना है कि ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है ये पूरा है, इसके ऊपर बाकी के आप एक बार चेक कर लेना लॉन्ग में जाके। मैं शॉर्ट आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जैसे जो भी हमारा बैक्टीरिया है इसके ऊपर सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं अपनी पहली डाई क्रिस्टल वॉलेट। अब जब क्रिस्टल वॉलेट डाई को अप्लाई करेंगे तो जो हमारे ये बैक्टीरिया, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमारा क्रिस्टल वॉलेट की वजह से एक तरह से ब्लू कलर का यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब जब ये हमारा पर्पल या ब्लू कलर का हो गया, उसके बाद हम इसको वॉश कराते हैं। क्या करते हैं? वॉश करते हैं इथेनॉल के साथ। अब वॉश करने से क्या होगा कि जो हमारे पॉजिटिव है उनकी जो लेयर है वो हमारी थिक है, तो थिक की वजह से जो हमारे क्रिस्टल वॉलेट जो डाई है वो इनके साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने की वजह से क्या है कि ये डीकलराइज नहीं होगा, यानी कि जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये ब्लू कलर या जो हमारी क्रिस्टल वॉलेट डाई है वो यहाँ से नहीं छुटेगी। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इनकी ये एक तो पतली है, ऊपर से डबल लेयर, तो इसके ऊपर से हमारी अच्छे से बाइंड नहीं कर पाती है, तो हमारी जो क्रिस्टल वॉलेट है वो यहाँ से धुल जाती है। तो जो पॉजिटिव वाला है उस पर अभी भी ब्लू कलर है, लेकिन जो नेगेटिव है वो डीकलराइज हो चुका है, कलर छूट चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड डाई अप्लाई करते हैं सेपरेनिन वाली। अब सेपरेनिन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारी एक डाई बाउंड है इसके साथ में, तो वो क्या करेगी, जब ऑलरेडी बाउंड है क्रिस्टल वॉलेट तो सेपरेनिन इसके साथ बाउंड नहीं कर पाएगी और यहाँ पे हमारा कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो नेगेटिव है उससे हमारी क्रिस्टल वॉलेट वाइट धुल चुकी थी, और जब वॉश हो चुकी थी तो जब सेपरेनिन हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेपरेनिन का रेड या पिंक कलर हमारे यहाँ पे आ जाता है। और यही रीजन है कि हम इन कलर के बेस पे, यानी कि एंड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ये बैक्टीरिया है बस इसके कलर को पहचानेंगे कि अगर इसका कलर हमारा ब्लू ही है, पर्पल ही है, तो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ने इसको वॉश नहीं किया था और हमारा कलर को रिटेन रखा था। और अगर इसका कलर रेड या पिंक तो हो रहा है, इसका रेड या पिंक कलर से हो रहा है, मतलब क्या है कि पहले हमारी क्रिस्टल वॉलेट धुल चुकी थी और अब इस पे सेपरेनिन चिपक चुकी है और ये रेड कलर, तो ये हमारा ग्राम नेगेटिव है। तो इनके नेचर और इस बेस पे हम इनको इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। और यही रीजन है कि ये हमारे डिफरेंशियल स्टैनिंग में आता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन एक हमारी वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, देखो सिंपल आपने देखा होगा, जैसे कोई भी हमारी निडल सिरिंज वगैरह आती है, अब ये एकदम पैकेट में पैक होती हैं और इनको जब बनाया जाता है तो आपको बताइए ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी। अब मान लो कि इन्वायरमेंट से या कहीं पे इस पर अगर माइक्रोब चिपक गए तो अगर बॉडी में जाएगा तो नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जब ये हमारे पैक की जाती हैं किसी भी पैकेज के अंदर में, उससे पहले इन सबको स्टरलाइज किया जाता है। वो स्टरलाइज में क्या होता है, एक हमारी वो प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी मेथड के द्वारा हम इसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट है उन सबको मार देंगे या रिमूव कर देंगे। और इससे क्या होगा कि अब ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाएंगे। तो जो भी ऑर्गन हमारे फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं उसको हम स्टरलाइज्ड बोल देते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन बोल देते हैं। तो स्टरलाइजेशन एक हमारी वो प्रोसेस है जो इंक्लूड करती है रिमूविंग और किलिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी तरह के, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, एसेक्टा, उन सभी को या तो मार देगा या फिर हमारा हटा देगा, रिमूव कर देगा फ्रॉम दी सरफेस ऑफ, किसी भी हमारे सरफेस से, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे हमारा लिविंग थिंग्स हो। जैसे हम लोग हाथों पे क्या करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे हाथों को पूरा स्टरलाइज कर देगा, हमारे हाथों पे किसी तरह के माइक्रोब्स वगैरह नहीं होंगे। तो अब हम खाना पीना खाएंगे तो हम बचे रहेंगे। कोरोना में हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे कि हमारे अगर बॉडी में कोई भी वायरस वगैरह है तो वो यहाँ से खत्म हो जाएगा और हमें किसी तरह की दिक्कत वगैरह नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में। तो देखो ये बेसिकली हम सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास आता है फिजिकल मेथड। अब देखो फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे ऊपर से हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, हम ये पेंसिल मार एक फिजिकल तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट मान लो ये है तो हम इसके ऊपर फिजिकली हीट वगैरह अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर के जितने भी माइक्रोब्स है सभी को मार देंगे। तो इसमें 2 हमारे मेन मेथड आते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब ड्राई हीट का मतलब क्या है, इसमें सूखी हवा हमारी चलने वाली है और इसका एग्जाम्पल हमारा आता है हॉट एयर ओवन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इक्विपमेंट है। और मोस्ट हीट में क्या होता है कि हम यहाँ पे मतलब वाटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी स्टीम वगैरह होती है। इसमें एग्जांपल आता है ऑटोक्लेव का। अब ये दोनों हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लॉन्ग में भी आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में काफ़ी बार आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फिजिकल मेथड। सेकंड हमारा आता है केमिकल गैसियस मेथड। इसमें क्या होता है, किसी तरह के केमिकल या गैस का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। अब ये बेसिकली हमारे किसी तरह के रूम वगैरह, क्योंकि गैस क्या करेगी, हम अगर किसी रूम में भर देंगे तो पूरे रूम में हमारी भर जाएगी। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या इथाइलिन ऑक्साइड, ये हमारे कुछ गैसेस वगैरह के फॉर्म में हम क्या
कर सकते हैं, इन केमिकल को अप्लाई कर देंगे और हमारे पूरे रूम में स्टरलाइज कर देगा, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी, सभी तरह के माइक्रो वगैरह मर जाएंगे। फिर आता है एक रेडिएशन मेथड। ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है हम ह्यूमंस के लिए, क्योंकि रेडिएशन हम लोगों के लिए डेंजर है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। जैसे यूवी रेज वगैरह है, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह किसी को हमें स्टरलाइज करना है, हम यूवी रेज के अंदर रख देंगे, वहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे अप्लाई करेंगे, सब कुछ हमारा स्टरलाइज हो जाएगा। जो असेप्टिक एरिया हमारा था ना, जो लेमिनार एयर फ्लो थे, उसमें हमारा यूवी रेज लगा होता है जो सबको स्टरलाइज कर देता है। तो अल्फा रेज, गामा रे, यूवी रे, ये सब हमारे रेडिएशन मेथड में आती हैं, जो क्या करेंगे सबको ठीक कर दें, मार देती हैं। फिर हमारा मैकेनिकल मेथड है, ये थोड़ा फिजिकली एक तरह से आता है कि इसमें फिल्ट्रेशन आता है। यहाँ पे क्या है, हमारा कोई लिक्विड वगैरह वाला केमिकल है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ हमारे ऐसे फिल्टर होते हैं जो क्या करेंगे, माइक्रोब्स को भी रोक लेते हैं। तो जहाँ से हम अप्लाई करते हैं अपने किसी भी लिक्विड को, तो माइक्रोब्स हमारे ऊपर अटक जाते हैं और बाकी का प्योर लिक्विड हमारा निकल जाता है। तो ये वो फिल्ट्रेशन मेथड है। तो इस तरह हमारे टोटल 4 मेथड है जो स्टरलाइज करने से हमारी हेल्प करते हैं। अब अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये फिजिकल मेथड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर, ऑटोक्लेव, ये अलग से भी आ जाते हैं, इसको डिटेल्स में लॉन्ग में देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी कई बार रेडिएशन वगैरह वाले भी आ जाता है, तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल्स में देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 4 नेम्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन के लिए कोई हमारे 4 इक्विपमेंट के नाम बताओ। तो जैसे पहला हमारा ऑटोक्लेव हो गया, ये पता है कि इसमें एक प्रेशर कुकर टाइप जैसा पूरा हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें भर देंगे तो यहाँ पे प्रेशर जब कम हो जाता है, इस वजह से टेम्परेचर हमारा ऑटोमेटिक, यानी कि कम प्रेशर में टेम्परेचर हाई हो जाता है और हम यहाँ पे अच्छे खासे मतलब स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर हॉट एयर ओवन एक हमारा फ्रिज टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे अंदर गर्म हवा चलती है। ऐसे ढक्कन खोलो, पूरा सील्ड होता है, इंसुलेटेड होता है, अंदर सामान रखो, एकदम गर्म हवा पूरा चलेगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। फिर हमारे एक इंसिनरेटर आता है, ये फर्नेस के टाइम होते हैं, आपने वो देखा होगा मूवीज में, जिसमें पूरी बॉडी को ऐसे फर्नेस जला देते हैं, तो ये पूरा हीट वाला होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, जो हमारे हीट में खराब ना हो, उनको हम यहाँ स्टरलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे यूवी चैम्बर आ गया, तो इसमें तो रेडिएशन मेथड है, आप किसी भी ऐसे चैम्बर के अंदर रखो, यूवी रेज डाली जाएंगी, सब बैक्टीरिया मर जाएंगे, देन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 32 हमारा आता है डिफाइन मैकेनिकल स्टरलाइजेशन, ये हमने मेथड पढ़ा, तो ये चौथा है। तो देखो मैकेनिकल के अंदर हमारा फिल्ट्रेशन वाला मेथड आता है। अब ये एक सिंपल मेथड होता है, जिसमें जैसे कोई भी सॉल्यूशन वगैरह होगा, उसको हम यहाँ पे पॉर करेंगे, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है यूनिट, जिसमें बैक्टीरिया हमारे रिमूव हो जाते हैं सॉल्यूशन से, जैसे फिल्ट्रेशन है। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा एक तरह से हमारा कीप टाइप है। तो यहाँ पे हमने अपना सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जोड़ दिया है, यहाँ पे हमारे एस्बेस्टॉस नाम के इस तरह के हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से हम कोई भी मटेरियल डालेंगे जिसमें फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, इसको इसके ऊपर रख लेना, थोड़ी जगह कम थी तो ऐसे बना दिया। अब जब डालेंगे तो बैक्टीरिया वगैरह हमारा ऊपर रुक जाएगा, बाकी जो लिक्विड वगैरह है वो हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा और हमको स्टरलाइज सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा यहाँ पे स्टरलाइज होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू इन स्टरलाइजेशन। तो देखो एक हमारा टॉपिक आता है, जैसे हमने स्टरलाइजेशन कर लिया, मतलब स्टरलाइजेशन का मतलब क्या था, हम अपने बैक्टीरिया वगैरह को मार रहे थे। तो जो हमने स्टरलाइजेशन किया, मान लो ये हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हमने स्टरलाइज किया, तो हमको चेक करना है स्टरलाइजेशन जो टेक्निक हुई वो कितनी इफेक्टिव है, उसने एक्चुअल में काम किया या नहीं किया, उसने माइक्रोब्स को मारा या नहीं मारा। तो इसी को चेक करने के लिए हमारी डी वैल्यू और जेड वैल्यू होती है। तो ये किस टॉपिक के अंदर आता है, इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, यानी कि जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, वो इफेक्टिव भी है या नहीं है, कितना इफेक्टिव है, कितने बैक्टीरिया को मारा। तो एक चीज में इवेल्युएशन मेथड की तरह काम करता है। तो डी वैल्यू हमारी कहलाती है डेसिमल रिडक्शन टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे इट इज तो टाइम इन मिनट एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने टाइम में हमने 90% बायोबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया। यानी कि सिंपल मैं बोलूँ, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एक, और इसके ऊपर माइक्रोब्स लगे हैं, तो मैं ये चेक करूंगा कि इस पूरे जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 90% जो हमारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मर चुके हैं। तो वो कितने टाइम में मरे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, कितने टाइम में मरे, उसको हम यहाँ चेक करते हैं। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि जैसे हमने जो भी मेथड इस्तेमाल किया, वो जितने कम टाइम में हमारे माइक्रोब्स को मार देगा, वो मेथड हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ डी डिक्रीजेज, क्योंकि डी का मतलब क्या है कि टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम जितना कम लगेगा डी वैल्यू उतनी कम होगी। तो हम जितने कम टाइम में अपने बैक्टीरिया को मार देंगे, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो हमारे उतनी ही अच्छी होगी। अब वही सिंपल बनता है कि यहाँ पे बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू किल अप्रोक्स 90% ऑफ बायोबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम डी वैल्यू बोलेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो हम बहुत जल्दी मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो डी वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे टी अपॉन लॉग एन नॉट अपॉन एन। तो जो डी है वो हमारा हो गया टाइम कितना लग रहा है, तो टी हम यहाँ पे मतलब टोटल ओवरऑल क्या डी वैल्यू है, तो टी हम यहाँ लिखेंगे टाइम कितना लगा, एन नॉट हमारे लिए कि इनिशियली हमारे कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और एन हमारा कि फाइनली हमारे कितने हो गए, माइक्रो की जो पॉपुलेशन है कितनी कम हो गई, उसी को हम यहाँ चेक करके पूरा करते हैं, डी वैल्यू हमारी निकल आती है। फिर जेड वैल्यू हमारी एक्चुअल में क्या होती है,
तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे हमारी डी वैल्यू क्या है कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने कम टाइम में मार रहे हैं लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब क्या है कि अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं, मैंने मान लो 30 डिग्री था, अब मैंने 60 डिग्री कर दिया, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो आपको बताया कि जो मेरा इसको मारने मान लो 10 मिनट लग रहे थे, अब वो मेरा मात्र 5 मिनट में ही हो जाएगा काम, क्योंकि मैंने टेम्परेचर भी तो हाई कर दिया। और ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर देंगे क्योंकि हम क्या कर रहे थे, दूध को गर्म करके बैक्टीरिया मार रहे हैं, सबको गर्म करके बैक्टीरिया मार रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे मर जाएंगे। तो जेड वैल्यू एक्चुअल में क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन पॉइंट डी वैल्यू, यानी कि जो हमारी डी वैल्यू थी उसके टाइम को हम और कम कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी जेड वैल्यू को बढ़ा दें। अब जेड वैल्यू का एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि जो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को और बढ़ाते जाएं तो जो डी वैल्यू यानी कि जो 10 मिनट हमें यहाँ लग रहे थे वो हमको और कम टाइम लगेगा। तो एक्चुअल में जेड वैल्यू एक्चुअल में क्या है कि ये एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सिंपली देखा जाए तो जेड वैल्यू हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, हमारी डी वैल्यू उतनी कम होगी। यानी कि डी वैल्यू और ओवरऑल सब अच्छा है, क्योंकि डी वैल्यू जितनी कम है मतलब उतना ही कम टाइम हमको लग रहा है अपने प्रोडक्ट के 90% माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो अगर हम जेड वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो हमें टाइम और कम लगेगा, मतलब हमारे जो प्रोसेस है वो और एफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि वो और जल्दी हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। तो इनका एक्चुअल में कोरिलेशन पूछा था, तो कोरिलेशन ये निकल के आता है कि ये दोनों हमारे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सिंपल देखा जाए तो जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी वैल्यू। इस तरह आप इनका रिलेशन यहाँ लिख के आ सकते हो। बाकी सभी कुछ हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी इसका भी एक फॉर्मूला है, जेड इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन लॉग डी टू अपॉन डी वन। तो टी टू टी एक टेम्परेचर है कि हमने टेम्परेचर कितना था पहले, हमने कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके बाद लॉग डी टू क्या है कि करस्पॉन्डिंग डी वैल्यू है, पहले डी वैल्यू कितनी थी अब डी वैल्यू कितनी कम हो गई, इसके बेस पे हम यहाँ पे जेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह से कोरिलेशन हो गया। तो ये हमारी होती है डी वैल्यू जेड वैल्यू जो पूरा काम करती है। तो डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन टाइम है, टाइम कितना कम लग रहा है, जेड वैल्यू हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है कि हमने टेम्परेचर कितना यहाँ पे कम कर दिया, कितना बढ़ा दिया सॉरी, जिससे हमारा टाइम कितना कम हो गया। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है क्योंकि देखो माइक्रोबायोलॉजी है यार, माइक्रोबायोलॉजी एक लेंदी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आई होप आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक बार में यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो थोड़ा काम चला लो यार, देख लो, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो स्टेरिलिटी वर्ड है ना वो हमारा डिफाइन करता है स्टेराइल कंडीशन को। स्टेराइल होता है कि वो साफ सुथरा है, यानी कि किसी तरह के माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या है कि दीज आर दोज टेस्ट और प्रोसेस विच आर यूज टू इंश्योर दैट जो हमारा प्रोडक्ट है आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बायोवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस और इंडस्ट्री वगैरह। यानी कि मान लो कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट है, तो जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है वो ये चेक करती है कि जैसे ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने स्टेलाइज कर लिया, अब उसके बाद ये हर तरह के यानी कि किसी भी तरह के जो माइक्रोब्स है उनसे फ्री है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का बायोवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जिंदा माइक्रोब्स में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो होगा तो वो ग्रो कर जाएगा और इस प्रोडक्ट को फिर से वो खराब कर देगा। तो ये हमारी होती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन अ सैंपल व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हम यहाँ पे दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एक होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है कई बार और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जैसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हम एक फिल्टर पेपर यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे दो तरह के हम यहाँ पे अपने कल्चर मीडिया सैंपल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने पूरे सैंपल को इसमें से पास करेंगे और पास करने के बाद हम इन दो को टुकड़ा कर देंगे, उसके बाद हम इसको एक अलग कल्चर मीडिया में, इसको अलग कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। अब उसके बाद ये देखेंगे कि जैसे अगर देखो हमने जो सैंपल था उसको हमने इसमें से पास कराया, अब अगर मान लो कि इस सैंपल में हमारे माइक्रोब प्रेजेंट थे बाइबल वाले, तो वो ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करेंगे तो हमने इनको जब इसमें डाला कल्चर मीडिया में, तो अगर हमको ग्रोथ देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड वाले से, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे इसमें बाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे और ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग को फेल हो गए, और अगर ग्रोथ नहीं होती है तो ये हमारे पास हो जाएंगे। तो इसको एक बार लॉन्ग में देख लेना। बाकी जो डायरेक्ट इनोकुलेशन टेस्ट है उसमें हमारा एक क्या होता है, ग्रोथ होता है, पूरा कल्चर मीडिया ग्रोथ होता है। तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का लिक्विड में हमारा कल्चर मीडिया प्रेजेंट होगा, दो यहाँ पे भी हम डालेंगे और डालने के बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, टर्बिडिटी। अगर हमारे माइक्रोबियल यहाँ पे बाइबल वाले जिंदा वाले प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रोथ करेंगे, और जब ग्रोथ करेंगे तो वो टर्बिड यानी कि पूरे सॉल्यूशन को धुंधला कर देंगे, और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे माइक्रोब ग्रोथ हुए या नहीं हुए। तो इन दो मेथड से, यानी कि एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ कर गया यानी कि इस
इस प्रोडक्ट में माइक्रोवेल ग्रोथ कर गया, मतलब यहाँ पे हमारे माइक्रो प्रेजेंट थे और हमारी स्टेरिलिटी टेस्टिंग हमारी फेल हो जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ ये चेक करना था कि हमारे किसी भी तरह के माइक्रो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे हो गए स्टेरिलिटी टेस्टिंग के ऊपर। अब यहाँ पे एक अलग से 2 बार में काफी बार आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायो इंडिकेटर्स फॉर थर्मल स्टरलाइजेशन। तो थर्मल स्टरलाइजेशन के लिए हम बायो इंडिकेटर्स का कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, बायो इंडिकेटर्स को हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर नाम से भी जानते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाईली हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि ये हमारे वो बैक्टीरिया हैं जो हाई अमाउंट ऑफ हीट को भी रेजिस्टेंस कर देंगे, यानी कि झेल जाते हैं। अब इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जियोबैक्टीरियाई स्टीरियोथर्मोफिलस, या इसको हम सिंपल बैक्टीरियस स्टीरियोथर्मोफिलस नाम से भी जानते हैं। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? तो ये इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ थर्मल स्टरलाइजेशन प्रोसेस की, जैसे ऑटोक्लेव या स्टीम स्टरलाइजेशन होगी। चलो नहीं समझे ना, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोसेस है, मान लो थर्मल स्टरलाइजेशन है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑटोक्लेव या कुछ भी डाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने ये वाले जो हमारे यहाँ पे कौन से थे, जियोबैक्टीरियाई या बैक्टीरियाई स्टीरियोथर्मोफिलस है ना, उनको हमने यहाँ डाल दिया। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर पूरा थर्मल अप्लाई करेंगे, तो ये काफी हद तक हीट को सहन कर सकता है। तो अब मान लो कि भाई कब तक करेगा, तो एंड मोमेंट पे आके जब ये वाला बैक्टीरिया भी हमारा अगर मर गया, तब हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा ऑटोक्लेव है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। क्योंकि अगर ये हाईली हीट रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया भी अगर हमारा मर गया, तो जो नॉर्मल हमारे बैक्टीरिया वो तो आराम से मर ही जाएंगे। तो इस बेस पे एक्चुअल में हमारा जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, ये हमको क्या बता रहा है कि ये जो हमारे थर्मल स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, जो ऑटोक्लेव या बाकी जो प्रोसेस है, ये हमारे इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए। क्योंकि नॉर्मली तो हम टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं, लेकिन हमको पता तो तभी चलेगा ना जब बैक्टीरिया मरेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर जो हमारा हाईली हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो भी अगर इस हीट को सहन नहीं कर पाया, मर गया, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा ऑटोक्लेव है या जो बाकी की प्रोसेस है वो अपना काम अच्छे से कर रही है। और इस तरह हम इस बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। अब जो जो हमारे थे इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला आता है वैलिडेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जो हमारी ये प्रोसेस थे उसको वैलिडेट करने के लिए कि अब ये अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा मॉनिटर करने के लिए स्टरलाइजेशन साइकिल को, जैसे अब ये हाईली हीट रेजिस्टेंस है, तो कितने टेम्परेचर पे इसने कितने बैक्टीरिया को मारा, किस हिसाब से काम कर रहा है, तो पूरी साइकिल हमारी कैसे चली उसके बारे में। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भाई पूरा हम जब चेक कर लेंगे किस हिसाब से क्वालिटी वगैरह है। फिर स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कि ऑटोक्लेव वगैरह इन्हीं को चेक करने के लिए। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पज में इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए। और रेगुलेटरी कंपाइलेशन, यानी कि पूरा अच्छे से सब रेगुलेट वगैरह हो रहा है या नहीं, तो ये सब हमारे यूज है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में साथ में ही हो गए यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट ऑन ड्राई हॉट एयर ओवन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारी टेक्निक है। तो देखो, जो हॉट एयर ओवन है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ड्राई हीट इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो सब्सटेंस हमारे वाटर वगैरह या इनसे खराब हो सकते हैं, कोई दिक्कत है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें एक हाई टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करेगा एक्चुअल में, कोई भी हमारा बैक्टीरिया वगैरह है तो उसके प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और इससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे ग्लासवेयर वगैरह होते हैं, स्केपल्स वगैरह होते हैं, सीजर्स वगैरह होती है, इन सबको इस्तेमाल करते हैं हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज करने के लिए। मोस्ट हीट में क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी तरह के स्टीम से या हॉट वाटर की मदद से मारे जाते हैं। अब इसमें क्या है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचर्ड ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स है उनकी प्रोटीन को या एंजाइम को डीनेचर्ड करके। प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो सैचुरेटेड एक स्टीम होगी पूरी, वो प्रोड्यूस की जाती है एक प्रेशर के अंदर। इस तरह का हमारे एक बंद क्लोज्ड वेसल्स होता है, एक प्रेशर के साथ पूरी स्टीम तैयार की जाती है, और वो क्या करेगी, प्रेशर इंक्रीज होता है क्लोज वेसल के अंदर, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कम टेम्परेचर में ही इसमें एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और जो जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं उन सबको स्टरलाइज करके मारने का काम करेगा। इसमें एग्जांपल मॉइस्ट हीट में हमारा ऑटोक्लेव इस्तेमाल की जाता है। और इसके लिए जो हमारे लिक्विड वाले सब्सटेंस हैं, हीट स्टेबल वाले सैलाइन सॉल्यूशन, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं मॉइस्ट हीट यानी कि ऑटोक्लेव के अंदर। अब हमारा एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है, वाई आर आई ड्रॉप एडवाइज टू बी यूज और डिस्कार्ड विद इन 30 डे आफ्टर ओपनिंग। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कोई भी हमारा आई ड्रॉप वगैरह है, यानी कि ये मान लो आई ड्रॉप वगैरह है, अगर ये हम एक बार ओपन कर लें, तो ओपन करने के बाद हमारे ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इसको 1 महीने के अंदर खत्म कर दें। ऐसा नहीं उसको 4-5 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। देखो ऐसा क्या होता है, जब हमने एक बार इसको ओपन किया तो आस पड़ोस का जो एनवायरमेंट से हमारे कुछ माइक्रोब वगैरह प्रेजेंट है, वो इसमें कॉन्टामिनेट हो ही जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और यहाँ अंदर आ जाते हैं। और जब आ गए तो इसके अंदर
बेशक हमारे प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं वो इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही वो लड़ सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे। तो प्रिजर्वेटिव कुछ लिमिट अमाउंट में डालते हैं, क्योंकि भाई वो आपकी बॉडी में भी जाके नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम पूरे में आधे में प्रिजर्वेटिव ही डाल दें, वो एक लिमिट में डालते हैं, तो वो कुछ लिमिट अमाउंट में हमारे माइक्रोब्स को मारेगा। तो अगर हम क्या करेंगे कि इसको टाइम से हम अगर इसको खत्म नहीं करेंगे, तो जो माइक्रोब्स हैं उनको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा कि वो अपने आप को ग्रोथ कर लेंगे और इस पूरे प्रोडक्ट को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, और वो हमको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही है कि ये ओपन की जाती है, क्योंकि अगर ये एक बार ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्टामिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है और माइक्रोबियल ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए एक रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन है मॉइस्चर। आप अगर ओपन करते हो तो वाटर कंटेंट हमारा आस पड़ोस से जो मॉइस्चर है वो आ सकता है, और मॉइस्चर आ गया तो वो हमारे माइक्रोब्स को और ग्रोथ करा सकता है। इसके अलावा जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड हो सकता है, और प्रिजर्वेटिव खत्म हो गया तो माइक्रोब से नहीं लड़ पाएगा। तो इन सब रीजन से ये मोरल ड्यूटी बनती है कि इसको खत्म करो। तो वही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरमेंट, सो आफ्टर ओपनिंग ऑफ मेडिसिन या कोई भी दवा जब ओपन करते हैं तो माइक्रोब्स में एंटर कर सकते हैं, उसको कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, तो हमारे ये और ग्रोथ कर सकते हैं अपने आप को। तो हमें इसको उनकी ग्रोथ से पहले डिस्कार्ड कर दो या फिर इसको यूज कर लो, खत्म कर दो। तो ये हमारा होता है पूरा कि हमें 30 दिन के अंदर ये सब काम कर लेना चाहिए। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन फंजाई एंड इट्स इंपोर्टेंस। अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी अब यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, और देखो जो हमारी यूनिट 1 और 2 थे ना, उसमें क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा बनते हैं 2 मार्क्स वाले, क्योंकि छोटे छोटे काफी टॉपिक थे। इसमें भी बनते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं बनते, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन है हमारे 3rd, 4th एंड 5th यूनिट में। तो हमारा क्या है कि फंजाई को डिफाइन करो और इसकी इंपोर्टेंस एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो फंजाई हमारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, और इनको ब्रेक डाउन करके, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके ये हमारे आस पड़ोस के एनवायरनमेंट में, हमारी मिट्टी में क्या करते हैं, कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को रिलीज करते हैं। तो ये हमारे एक्चुअल में काम करते हैं। बाकी फंजाई आर एसेंशियल टू मेनी हाउस होल्ड, ये हमारे बहुत सारे काम आते हैं, इंडस्ट्रियल वगैरह में काम आते हैं, जैसे हमारे ब्रेड को बनाने के लिए, वाइन वगैरह को बनाने के लिए, बियर को बनाने के लिए, हमारे जो चीज वगैरह बनते हैं इन सबको बनाने में हमारे फंजाई का काफी इस्तेमाल होता है। तो फंजाई के एग्जाम्पल मैंने बोला ना आपको जरूर लिखने, जैसे मशरूम्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए, जिसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे आता है डिफरेंशिएट आपको करना है फंजाई और बैक्टीरिया के बीच में। तो देखो बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या है, बैक्टीरिया हमारे एक प्रोकैरियोट सेल के अंदर आता है, फंजाई हमारा एक यूकैरियोट सेल में आता है। प्रोकैरियोट तो आपको पता है फुली डेवलप नहीं है, यूकैरियोट हमारा फुली डेवलप होता है। प्रोकैरियोट फिर हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो बैक्टीरिया हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका साइज बहुत छोटा 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के करीब होता है। इसकी जो सेल वॉल है वो हमारी पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और ये बेसिकली जो हमारा ट्रांसमिट होता है, फैलता है, वो एक तो कॉन्टैक्ट के थ्रू, बॉडी फ्लूइड के थ्रू, फूड खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू और हवा के थ्रू फैलता है। जो फंजाई है वो यूकैरियोट्स होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और मोस्टली ये हमारा मल्टी सेलुलर ही होता है, यानी कि ज़्यादा सेल वाला होता है। इसका जो साइज है 2 से 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है। इसमें जो सेल वाला है वो हमारी चिटिन की बनी होती है, और ये हमारा स्पोर्स के थ्रू, जो नॉर्मली इस तरह के स्पोर्स वगैरह होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारे हो गया फंजाई के बारे में। बाकी बैक्टीरिया और वायरस को अगर डिफाइन करें तो देखो बैक्टीरिया के बारे में समझ गए। बाकी वायरस के बारे में बात करें तो वायरस एक हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो ए सेलुलर सेल के अंदर आता है। ए सेलुलर सेल का मतलब क्या होता है कि इनके पास सेल ही नहीं होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो इस पर कोई सेल ही नहीं है। सिर्फ हमारा वायरस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब जो न्यूक्लिक एसिड हमारा होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोई एक इसके पास प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए आरएनए को प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक हमारे पास प्रोटीन की लेयर होती है जिसका नाम होता है कैप्सिड, ये आपको दिख रही होगी। तो ये सिंपल हमारा वायरस, यानी कि देखा जाए कोई सेल है ही नहीं, केवल 2 चीज़ों में पूरा वायरस बनकर तैयार हो गया। अब जो वायरस है वो हमारा एक तरह से नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये अपने आप, यानी कि अगर यहाँ पड़ा है ना तो कोई इसका यूज़ नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैंने टच किया और मेरे बॉडी पे लग गया तो अब ये मेरी बॉडी को एज अ होस्ट की तरह इस्तेमाल करेगा और अपने आप को ग्रोथ करेगा। तो वायरस क्या करेगा, रेप्लीकेट कर पाता है ओनली इनसाइड दी होस्ट, यानी कि इसको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब ये होस्ट क्या हो सकता है, वायरस हमारा एनिमल सेल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, इवन बैक्टीरिया के ऊपर भी जाके अप्लाई हो सकता है। तो वायरस इसलिए हमारा सबसे डेंजरस होता है कि ये बॉडी में जाके हमारी बॉडी के अंदर एप्लीकेट करके हमारी बॉडी को खोखला कर देता है, जैसे कोरोना में कर रहा था, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को मेनली पूरा खोखला कर दे रहा था। तो यहाँ पे अगर फर्क देखा जाए तो बैक्टीरिया क्या है, डू नॉट नीड अ होस्ट, यानी कि इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फर्क आपको यहाँ इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में सारी बातें बताएं। बाकी के यहाँ लिखा है वायरस से अलग क्या है, वायरस को एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम लिविंग की तरह का मतलब कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको एज अ नॉन लिविंग की तरह हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमारा होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये यूनिसेलुलर है और इसके पास तो कोई सेल होता ही नहीं है, ये हमारा ए सेलुलर के अंदर आता है। अब हमारे पास यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। अब मैंने क्या बोला, जैसे जो भी हमारा वायरस है ना, इसके पास क्या है, सिंपली या तो डीएनए या आरएनए कोई एक ही हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर डीएनए आरएनए के बारे में देखा जाए तो जो डीएनए वायरस है उसमें क्या है कि वो उसमें जो रेफर टू वायरस वो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है डीएनए के फॉर्म में, लेकिन जो आरएनए वायरस है उसमें आरएनए के फॉर्म में स्टोर होती है। अब जो डीएनए वाले हैं ना वो जनरली ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और वो डिग्रेडेशन के काम, क्योंकि जो आरएनए है वो थोड़ा सा कम स्टेबल हमारा होता है, इसी वजह से जो आरएनए वायरस है वो लेस स्टेबल होते हैं और ये डिग्रेड ज़्यादा जल्दी यानी कि ज़्यादा जल्दी खत्म हो सकते हैं। अब जो डीएनए इसके एग्जाम्पल हमारे हर्प वायरस होते हैं और जो पॉक्स वायरस होते हैं ये इसके एग्जाम्पल है। और जो आरएनए वायरस है उसका एचएबी वायरस हो गया, जो कोरोना वायरस था वो हमारा इसी आरएनए वायरस के अंदर कहा गया। अब सोचो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम होता है, लेकिन फिर भी आरएनए ने आतंक मचा रखा है एचआईवी और कोरोना वायरस ने। बाकी आप लोग एक काम और करना है, जैसे जो हमारे वायरस होंगे इसका रेप्लिकेशन पढ़ना, ये लॉन्ग मैं शॉर्ट में बता सकता था लेकिन लॉन्ग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसकी रेप्लिकेशन वगैरह या रेप्लिकेशन तो आपको पता ही होगा। मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, पहले होता है यानी कि जैसे कोई भी होस्ट पे चिपकेगा, फिर उसको इन्फेक्ट करेगा, अंदर उसको इंजेक्ट करेगा, अपना जो भी इनका न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए वो अंदर छोड़ देगा। छोड़ देने के बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, पूरा काउंटिंग कर देगा और काउंटिंग करने के बाद ये बाहर आता है बॉडी से, वर्स्ट करके तोड़ के ऐसे ये बाहर आ जाता है। कल्टीवेशन, या तो हम इसको एक एम्ब्रियोटेड एग वगैरह के अंदर डाल के इसको पूरा रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं, जिससे हम इसकी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे वायरस के बारे में हो गया। फंजाई के बारे में भी कुछ सेम ही फंडा हमारा इसी तरह का हो जाता है। बाकी अब एक क्वेश्चन हमारा आया है कई बार, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ टी इवन बैक्टीरियोफेग। तो जो टी इवन बैक्टीरियोफेग है ना वो बैक्टीरियोफेग लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है इसलिए नाम है। बाकी ये हमारा एक वायरस होता है। तो दीज आर बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स वायरस। जो हमारे वायरस के टाइप थे हमारे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स जो वायरस है ना उसके अंदर ये बिलोंग करता है, क्योंकि इसका एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस पर हेड भी होता है, टेल भी होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी एक ये काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है। बाकी एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे आपको बनाना है। देखो सबसे पहले आपको ये हेड बनाना है। अब हेड बनाने के लिए अगर आपको ना समझ आए तो क्या करना है, देखो मैं एक बार सिखा देता हूँ। ऐसे करना है, ये दो बड़े करने हैं और उसके बाद ऐसे कर देना है, फिर एक बीच में ट्राइंगल सा बना दो। ट्राइंगल बनाने के बाद क्या करना है, ये इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो और यहाँ पे ये इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो और उसके बाद बचा हुआ ये यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो और ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद यहाँ पे जोड़ो और इसके बाद ये इस तरह करके एक पूरा मतलब यहाँ पे कॉलर हो गया। उसके बाद इसकी ये लेयर हो गई, यहाँ पे इतने जोड़ दो, फिर एक कॉलर जोड़ दो और एंड में इसी के साथ ये हमारे इसके टेल फाइबर जोड़ दो और यहाँ पे इसकी दो पिन निकाल दो। तो ये थोड़ा मैंने रफ की तरह बनाया, अब इसको फेयर की तरह बनाओगे काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, सिंपली बना के दिखा दिया। अब ये पूरा हमारा इसका हेड हो गया। अब यही मेन है, यानी कि ये पूरा कैप्सिड हो गया, यानी कि जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर का पार्ट, और इसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। जो टी इवन बैक्टीरियोफेग है वो एक डीएनए वायरस होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इसका कॉलर हो गया और ये इसकी पूरी टेल हो गई हमारी, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बोलते हैं, जो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह हमारे हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारी एक एंड प्लेट पूरी प्रेजेंट होती है जिसको हम बेस प्लेट बोलते हैं, और यहाँ पे नीचे दो पिन होती हैं, यहाँ से ये इंजेक्ट यानी कि ये पिन हमारी चुभो के ये अपने डीएनए आरएनए का मतलब छोड़ देता है किसी के भी अंदर, ठीक है। और ये हमारे इसके टेल फाइबर होते हैं जो चलने में और इसको कहीं भी अटैच होने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया टी इवन बैक्टीरियोफेग का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एंटीसेप्टिक है वो हमारे लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी वगैरह हो गया या एनिमल सेल वगैरह उन पे। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है वो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे ये नॉन लिविंग क्या हो गया, किसी सरफेस को साफ करना है, वॉशरूम साफ करने के लिए जो फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं ना, फिनाइल का, फिनॉल से ही बना होता है हमारा फिनाइल, उसका इस्तेमाल करते हैं साफ सफाई के लिए, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन जो डिटॉल का इस्तेमाल किया जाता है हमारी नॉर्मल वाला जो ह्यूमन बॉडी पे लगाने वाला डिटॉल होता है, कहीं चोट वोट कट वट हो उसको क्लीन करने के लिए, तो वो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे इथेनॉल है तो वो भी एक एंटीसेप्टिक में आ जाता है। देखो इथेनॉल दोनों में आ जाता है, जैसे ये सैनिटाइजर है तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एंटीसेप्टिक में भी आ जाएगा लेकिन डिसइंफेक्टेंट में, क्योंकि जो नॉर्मल इथेनॉल वगैरह है उससे साफ सफाई भी की जाती है। तो दीज आर यूजुअली बोथ बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि दोनों तरह का। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किल करना, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का भी काम करता है। ये थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है क्योंकि भाई ह्यूमन बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम टॉक्सिक हमको चाहिए। इसके अलावा ये क्लीन और बाउंड वगैरह जो घाव वगैरह उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो हमारे डिसइंफेक्टेंट है ये बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल ही होते हैं, यानी कि ये नॉर्मली फ्लोर वगैरह साफ करेंगे तो ये मारने का ही काम करते हैं। बाकी ये कभी कभी कम टाइम पे बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करते हैं, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये बेसिकली साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सरफेस वगैरह को। एंटीसेप्टिक एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल हो गया, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी एक बोतल आती है ना, जैसे कहीं घाव हो उस पर डालो तो सफेद सफेद पूरा झाग बन के निकलता था, वो हमारी यहाँ पे एज अ डिटॉल भी आप लिख सकते हो। डिसइंफेक्टेंट में हमारा फिनॉल हो गया, जो फिनाइल वगैरह इस्तेमाल की जाती है, या इथेनॉल, ये हमारा डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन टाइप्स ऑफ मीडिया यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई को कल्टीवेट करने के लिए कौन से मीडिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो, फंजाई को कल्टीवेट करने के लिए नॉर्मली हमको एक अगार मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब फंजाई के लिए स्पेशल टाइप का अगार मीडियम चाहिए, जिसका नाम क्या होता है? सेवोरॉड अगार। अब इसमें स्पेशल क्या हो, क्योंकि इसमें पेप्टोन भी हमारा कंटेन होता है। अब ये काफी तरह के फंजाई को कल्टीवेट करने में हेल्प करता है। अब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमको फंजाई को कल्टीवेट करने के लिए, वो चाहिए लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे, और एक ह्यूमिडिफाइड टेम्परेचर चाहिए जो हम 21 डे के लिए इसको रख देते हैं। अब मीडिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये पूरी कंडीशन हो गई। बाकी मीडिया इसमें दो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मीडिया हमारा हो गया ब्रेन हर्ड इन्फ्यूजन BHI अगार मीडिया, और दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे, अब सी साइलेंट बोलो, जेपेक्स अगार मीडिया। ठीक है, तो ये दो मीडिया हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फंजाई के बारे में। बाकी फंजाई के बारे में भी आप कल्टीवेशन एप्लीकेशन वगैरह पढ़ लेना। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। तो देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक साइडल में सिंपल फर्क क्या होता है? देखो, स्टैटिक और साइडल वर्ड में, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट, यानी कि एक तरह से रोक देना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि सिर्फ रोकने का काम करते हैं। लेकिन जो साइडल का मतलब होता है किल करना, यानी कि ये वो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल यानी कि मारने का काम करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे देखो ये इनहिबिट करा, तो अगर हमारा एजेंट हटा दिया जाता है तो बहुत चांस है कि ये दोबारा हमारे ग्रोथ कर सकते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इनकी ग्रोथ को रोका था। लेकिन जो साइडल वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पूरा किल कर देते हैं। तो चाहे बैक्टीरिया बाद में हटे या ना हटे, बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। एग्जाम्पल देखा जाए तो बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारे टेट्रासाइक्लिन आ गए या क्लोरफेनिकॉल आ गया। बाकी बैक्टीरियोसाइडल में देखा जाए तो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज वगैरह आ गए जो इसको पूरा ही खत्म करने का काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एडमिट ऑल दी फिजिकल पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, पहला हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर और ये जितने भी फैक्टर है ना, वैसे हमारे अलग अलग बैक्टीरिया के लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्टिमम लिया है, यानी कि यहाँ पे मोस्टली बैक्टीरिया हमारे काम करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर में मोस्टली बैक्टीरिया हमारे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। पीएच में देखा जाए तो जितने बैक्टीरिया है मोस्टली हमारे पीएच 6.5 से 7.5 तक करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हैं जो एसिड वाले पीएच में काम करेंगे, कुछ बेसोफिलिक बेसिक में काम करेंगे। तो वो अलग अलग है, लेकिन ये ऑप्टिमम वाले हो गए। फिर मॉइस्चर में देखा जाए तो देखो, ये तो हमारे हर एक को जरूरत है कि पानी जितना अच्छा उसको मिलेगा उतना अच्छा वो ग्रोथ करेगा। बाकी ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो हमारे एटॉपिक यानी कि जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे ग्रोथ नहीं करते। बाकी हमारे प्रेशर देखा जाए तो मोस्ट बैक्टीरिया हमारे होते हैं वो नॉर्मल यानी कि बैक्टीरिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा जो लाइट है, तो जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनको लाइट की रिक्वायरमेंट है, बाकी नॉर्मली ऐसे भी ग्रोथ कर जाते हैं। बाकी अब हमारा आता है एनालिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट। तो देखो, जो फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट है ना, वो एक तरह से हमारे एक इवेल्युएशन टेस्ट है, यानी कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट थे तो वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे, साफ सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको इवेल्युएट करने के लिए हमारा फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट आया था। अब ये थोड़ा लेंथी में भी हमारा काफी बार आ जाता है, देख लेना। अब इसके अंदर बेसिकली दो टेस्ट हमारे आते हैं, एक आता है राइडल वॉकर टेस्ट, इसको हम RM टेस्ट नाम से जानते हैं, एक हमारा आता है चिक मार्टिन टेस्ट आता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके अंदर एक देखो, यहाँ शॉर्ट में नहीं बता सकते, ये थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा हमारा होता है। बाकी एक क्वेश्चन हमारा बन के आया है कि एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर राइडल वॉकर टेस्ट, यानी कि जो हमारे ये रिडल या राइडल वॉकर टेस्ट है इसके अपेक्षा जो चिक मार्टिन है वो हमारे ज्यादा फायदेमंद क्यों है। तो देखो, यहाँ पे देखा जाए तो जो भी हमारे दोनों मेथड हैं वो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एफिकेसी को चेक करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की। लेकिन जो चिक मार्टिन टेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा एडवांटेजेस है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये मोर रियलिस्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो हमारा वो है राइडल वॉकर है वो थोड़ा सा कम मतलब रियलिस्टिक कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये ज़्यादा रियलिस्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो चिक मार्टिन टेस्ट है वो कम कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम कंसंट्रेशन में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो राइडल वॉकर है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा इट कैन बी यूज टू इवैल्यूएट वाइडर रेंज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये जो हमारा है चिक मार्टिन वाला, हम काफ़ी तरह के डिसइंफेक्टेंट के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा काफ़ी एक्यूरेट वाला मेथड है, यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। अब ये लेस डिपेंडेंट होता है ऑपरेटर स्किल या टेक्निक पे, इस वजह से हमारे जो ह्यूमन एरर है वो हमको कम देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर की बातें आप लॉन्ग में देख लेना, ऊपर की बातें मैंने आपको बता दी। देन हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है, राइट एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो हमारे डिसइंफेक्टेंट है इनका काम कैसे होता है, क्या क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं।
तो देखो फिनॉल के बारे में बात करें तो फिनॉल और जो उसका कंपाउंड है वो मेनली क्या करता है, हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे करता है? बाई द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्स, यानी कि उसके सेल को पूरा डिस्ट्रप्ट कर देगा, खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा। उसकी जो सेल प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, प्रोटीन जम जाएगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी, बाद में कुछ बनेगा नहीं। एंजाइम को हमारे उसके इनएक्टिवेट कर देगा और जो अमीनो एसिड है उसको लीक कर देगा। अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो प्रोटीन भी हमारे नहीं बनेगा। इस तरह फिनॉल किसी भी माइक्रोब को मारने का काम करता है। एल्कोहल कैसे करता है? तो ये भी हमारी प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देगा। ये से बेसिकली क्या है, दिस में डैमेज लिपिड कॉम्प्लेक्स इन द सेल मेम्ब्रेन के लिपिड डैमेज को कॉम्प्लेक्स कर देगा, आल्सो डिहाइड्रेट कर देगा एजेंट को। आल्सो एल्कोहल आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन सब वैक्सीन, और जो एल्कोहल है वो काफी कुछ वैक्सीन में हमारे एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है कि कोई माइक्रो वगैरह आए तो उसको मारने का काम करे। एल्डिहाइड को देखा जाए तो इसमें मोस्ट फेमस एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड है, वही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मेन एल्डिहाइड है जो इस्तेमाल किया जाता है, बाकी ये बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी हमारा बेसिकली क्या करेगा, माइक्रो वगैरह को किल करने का काम करता है। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन असेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया। तो देखो वैसे देखा जाए तो ये दोनों एरिया लगभग सेम होते हैं, लेकिन कुछ इनमें माइनर डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको डिफाइन कैसे करना है, तो देखो इन दोनों का अगर बेसिक समझा जाए कि ये एक्चुअल में है क्या। तो देखो जब भी हम यहाँ काम करते हैं, अपना आपको पता है हमें इंजेक्शन बनाने हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल बनाने हैं, तो अगर हम उसको एक नॉर्मल रेंज में बनाते हैं तो भाई आस पड़ोस एनवायरमेंट से हमारे माइक्रोब्स आके उस पर अटैच हो सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए होता है कि हमको एक ऐसा रूम चाहिए होता है या एक ऐसा एरिया चाहिए होता है जिसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो। यानी कि यहाँ पे हम सिंपली बोलें तो ये हमारा एक ऐसा रूम है जिसमें माइक्रो फ्री है, माइक्रो फ्री है। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें हम किसी भी तरह के कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें माइक्रोब नहीं होंगे और वो हमारा स्टरलाइज रहेगा, यानी कि साफ सुथरा रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे एरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे असेप्टिक एरिया या क्लीन एरिया एक हमारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है दैट आर डिजाइन, जो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो कॉन्टामिनेशन है, यानी कि उनका जो मिलना है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि उसमें बिल्कुल ना के बराबर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और इस चक्कर में हम इनमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखो नॉर्मली असेप्टिक क्लीन एरिया में क्या फर्क होता है, जो असेप्टिक एरिया वो एकदम प्योर माना जाता है, यानी कि उसमें किसी तरह का माइक्रोब वगैरह प्रेजेंट नहीं है और उसमें एंट्री भी हमारी नहीं होगी। लेकिन जो क्लीन एरिया है ना, उसमें एक्चुअल में क्या है कि ऐसा रूम है, उसमें हो सकता है कि 1-2% प्रेजेंट हो, तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। अब वो इनके क्लासिफिकेशन के बेस पे भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे अब इनकी क्लासिफिकेशन भी आई थी। अब देखो दोनों की अलग अलग क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम में आप दोनों को लिख के आ जाना, अगर नहीं समझ आए तो जो असेप्टिक एरिया है वहाँ पे ग्रेड ए, बी, सी और डी 4 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो ग्रेड ए एरिया है हमारा सेप्टिक एरिया पे, वहाँ पे जो हाई रिस्क ऑपरेशन हो गए, जैसे फिलिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो काम हमारे इसके अंदर किए जाते हैं। अब जो ग्रेड बी वाला है वो यहाँ लॉन्ग में लिखा है, ये ग्रेड ए का एक तरह से बैकग्राउंड वाला एरिया काम किया जाता है, यहाँ भी हमारी असेप्टिक प्रिपरेशन या फिलिंग वगैरह की जाती है। तो अगर देखा जाए तो असेप्टिक एरिया में जो ग्रेड ए और बी है वो काफी हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्टेरल वाले काम किए जाते हैं। बाकी जो सी वाला है ये बेसिकली जो हमारे स्टेरल सॉल्यूशन वगैरह है उनको फिल्टर वगैरह करने में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर बात करें ग्रेड डी के बारे में, तो जो नॉर्मली हैंडलिंग वगैरह हो गया, वॉशिंग वगैरह हो, वो काम यहाँ होते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे जो ग्रेड ए, बी वाले हो गए हाई रिस्क वाले ऑपरेशन वाले, और सी, डी नॉर्मल हमारे काम हो जाते हैं। इसी तरह अगर क्लीन एरिया को हम क्लासीफाई करें तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लास 100, 1000, 10,000 और लाख। अब इसमें क्या है, जैसे जो क्लास 100 है ना, यहाँ पे क्या है, जैसे ये जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर वाले है। तो वो क्या होगा, जैसे अगर हम 1 फुट स्क्वायर एरिया लें, 1 फुट स्क्वायर एरिया लें यहाँ पे सिंपल वाला, तो उस 1 फुट स्क्वायर एरिया के अंदर हमारे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो हमारा क्लास 100 के अंदर नहीं आएगा। तो क्लास 100 एक हमारा अच्छा खासा प्योर एरिया हो गया। तो मैंने क्या बोला, देखो असेप्टिक में प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन जो क्लीन एरिया उसमें प्रेजेंट है, लेकिन बहुत मिनिमाइज कंडीशन में और बहुत कम। तो वही है कि जो क्लास 100 वाला हमारा क्लीन एरिया है उसमें हमारा 1 फुट स्क्वायर, 1 फुट क्यूब जो एरिया है उसके अंदर हमारे 100 अमाउंट जो माइक्रोब्स है उससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो माइक्रोब्स का नंबर है वो 0.5 माइक्रोमीटर था, इससे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह 1000 में हमारे 1000 से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, 10,000 में 10,000 और लाख में 1 लाख से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप नाम से ही देखोगे तो ये एरिया हमारे ज़्यादा प्योर हो गया, लेकिन ये वाले हमारे कम प्योर हमारे हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनालिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेराइल एरिया। तो जो हमारा स्टेराइल एरिया यानी कि जो असेप्टिक एरिया साफ है उनमें किस तरह से हमारी कंटामिनेशन हो सकती है। तो वेरियस सोर्सेज जैसे एक हो गया एटमॉस्फेयर, तो आस पड़ोस से हमारे जो माइक्रोब्स हैं, स्पोर्स हो गए, डस्ट हो गए, ये सब हमारे एंट्री कर सकते हैं और वो भाई हमारे वो कर सकते हैं पूरा। इसीलिए हमारा हैपा फिल्टर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर एयर भी लिख दें हवा के जगह तो हमारे एक हैपा फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है। वो हैपा फिल्टर क्या करेगा, एयर को भी हमारा छान कर अंदर भेजता है, जिससे किसी तरह के माइक्रोब, डस्ट, स्पोर
हमारे स्टेराइल एरिया में अंदर ना घुस पाए। फिर जो ऑपरेटर है, भाई ऑपरेटर को तो अंदर आना पड़ेगा ना काम करने के लिए, तो ऑपरेटर के जो कपड़े हो गए, उसके हेयर वगैरह हो गए, बाल वगैरह या स्किन से कहीं टूट टूट के हमारा कुछ गिर सकता है, तो इसको बचाने के लिए ऑपरेटर को ग्लव्स वगैरह पहनना है, बालों को कवर करना है और कपड़े एकदम अंदर वाले प्रॉपर कवर करने हैं जिससे कुछ भी कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना हो पाए। उसके अलावा रॉ मटेरियल, अब जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए हमको पानी चाहिए, कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट चाहिए रॉ मटेरियल, तो अगर उसी में कॉन्टेमिनेशन हुई तो वो भी हमारा मामला खराब कर सकता है। तो इसलिए हमको इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, स्टोरेज कंडीशन, इन सबसे प्रॉपर बचा के रखना है, पानी को स्टरलाइज ही करना है और ट्रीटमेंट वगैरह करके लाना है। फिर जो इक्विपमेंट हो गए, अब जो इक्विपमेंट अगर उसमें कोई खराबी हुई, कोरोजन हो गया, कहीं कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब भी हमारे अंदर कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, तो इनको भी हमें बचा के रखना है। फिर आता है एक ग्रेड बी रूम पे वो करना है, तो ग्रेड बी एक्चुअल में एक ये भी हमारा हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए हो जाता है, जो बैकग्राउंड एरिया की तरह काम करेगा, ग्रेड ए के जो, तो इसमें भी हमारी प्रिपरेशन फिलिंग वगैरह की जाती है। अब ये बेसिकली हमारे जो फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस वगैरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अबाउट डीओपी टेस्ट ऑफ हैपा फिल्टर। अब देखो ये क्वेश्चन एक अलग है, बाकी इसको पढ़ते हैं। देखो डीओपी टेस्ट क्या होता है। अब हैपा फिल्टर का मेनली काम क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके लिखो, भाई पता होनी चाहिए आपको, फटाफट कमेंट करके लिखो। तो हैपा फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा स्टेराइल रूम वगैरह है, तो इसमें हम कहीं भी एयर, क्योंकि भाई हवा तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो वहाँ हैपा फिल्टर लगा देते हैं। तो जो भी बाहर से हमारी एयर आएगी ना, तो वो एयर को क्या करेगा, फिल्टर आउट करके उसके अंदर के जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस उनको रोक के एकदम प्योर हवा हमको अंदर देखने को मिलती है। ये काम है हैपा फिल्टर का। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको अगर हैपा फिल्टर चेक करना है कि काम अच्छे से कर रहा है नहीं करना, उसके लिए हम यहाँ पे डीओपी टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए कि जो हमारा हैपा फिल्टर है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये किस मेथड पे बेस है, तो एक हमारे यहाँ पे एक तरह से मान लो कि हमारा एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, डाई ऑक्टाइल थैलेट, और इसको हम डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट भी बोलते हैं। डीओपी वर्ड हमारा इससे भी आता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे इस पार्टिकल को हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, जो हमारा कोई भी हवा पास करेंगे उस हवा में हम यहाँ पे ऑयल पार्टिकल को डिस्पर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक साइज के होते हैं, ये साइज हमारे बहुत छोटे होंगे, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, उन जितने साइज के हम इन पार्टिकल को, यहाँ डीओपी वाले पार्टिकल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये हैपा फिल्टर इन पार्टिकलों को रोक देता है, फिल्टर कर देता है और केवल प्योर हवा को हमारा पास करता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारा हैपा फिल्टर है वो काम अच्छे से कर रहा है और वो जो एयर है, जो हमारी हवा है, उसको भी अच्छे से पास करेगा। क्योंकि हम हर बार रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि हम हैपा फिल्टर को डाल दें कमरे में और हमने चेक किया हैपा फिल्टर अपना काम ही नहीं कर रहा, और जब वो काम नहीं कर रहा तो पूरे कमरे में क्या है, बैक्टीरिया घुस गए, और एक बार घुस गए तो उसको पूरा स्टरलाइज करो, कमरे को साफ करो, नौटंकी हो जाएगी। इसलिए हम हैपा फिल्टर को पहले ही चेक कर लेते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, और उसको चेक करने के लिए हम इस डीओपी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसी प्रिंसिपल पे कि जैसे हम यहाँ पे टिपिकली जो डाई ऑक्टाइल थैलेट नाम के जो हमारे ऑयली डिस्पर्ज ऑयल पार्टिकुलर होते हैं उसको यहाँ पास करेंगे। अगर उसको हैपा फिल्टर ने रोक दिया, कैप्चर कर लिया फिल्टर ने, तो हमारा हैपा फिल्टर काम अच्छे से कर रहा है और वो बैक्टीरिया वायरस को भी रोक देगा। तो ये अगर 95% एफिकेसी दिखाता है, तो अगर यहाँ पे क्या है 95% हमारे डीओपी पार्टिकल को हैपा फिल्टर रोक देता है, और 99.97 का है जब वो हमारे 99.97% डीओपी पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। तो ये सिंपली हमारा एक स्टरलाइज्ड टेस्ट है जो हैपा फिल्टर को चेक करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि माइक्रोबियल जो स्पॉइलेज या बैक्टीरियल स्पॉइलेज हमारे क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो देखो माइक्रोबियल अगर स्पॉइलेज के बारे में बात करें नॉर्मली, तो यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन ही है। तो देखो माइक्रोबियल स्पॉइलेज एक्चुअल में क्या होता है कि इट रेफर टू द डिटीरियोरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, अब जैसे नॉर्मली आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपकी कोई भी टैबलेट वगैरह है वो एक्सपायर हो जाती है, और एक्सपायर हो जाती है देन आप उसका यूज नहीं करते। चलो ये तो अलग हो गया, यूज नहीं करते क्यों, क्योंकि उसमें किसी तरह के माइक्रोब वगैरह ग्रोथ कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, जैसे नॉर्मली हमारा कोई भी जब प्रोडक्ट वगैरह होता है, बनता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और वो क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करके रखता है कि किसी तरह का कोई माइक्रोब वगैरह इसमें आके ग्रोथ ना कर जाए। लेकिन अब ये एक लिमिट तक काम करता है, कुछ लिमिटेड टाइम तक काम करता है और कुछ लिमिटेड माइक्रो पे टाइम करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम तक हमारा ये सेफ रहेगा। अगर उस टाइम तक हमारा ये काम, जैसे 2 साल 1.5 साल तक ये काम करेगा, उसके बाद हमारा वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो उसी को हम स्पॉइलेज बोलते हैं। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने सब्जी वगैरह जब मान लो शाम को रख देते हैं हम लोग, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो सुबह तक आप देखोगे उसके अंदर से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आस पड़ोस में जो हमारे माइक्रोब वगैरह है वो इसमें एंटर कर जाते हैं, और एंटर करके उनके सामने तो न्यूट्रिएंट हो गया, सब्जी में पानी भी मिल गया, न्यूट्रिएंट भी मिल गया, खाने पीने कार्बन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल गया, तो वो उसको अपनी अमाउंट को ग्रोथ कर लेते हैं, और ग्रोथ कर करके उस पूरे को सड़ा देते हैं, खराब हो जाता है, देन आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है, या तो डिग्रेड हो जाता है या डिटीरियोरेशन हो जाता है। और इस वजह से क्या, और ऐसा क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो माइक्रोब्स है वो ग्रोथ कर जाता है, कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया, मोल्ड हो गया, और इससे क्या होगा कि अब हम उसको
उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं रहता और ये एक्चुअल में क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सेफ्टी को और एफिकेसी को अफेक्ट कर देता है। क्वालिटी खत्म हो जाएगी, सेफ्टी खत्म हो जाएगी और इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो हम उसका यूज़ करके कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोवेव स्पॉयलेज। अब माइक्रोवेव एक्चुअल में किसी तरह के माइक्रोब की वजह से हो, बैक्टीरियल मतलब किसी तरह के बैक्टीरिया की वजह से हो। तो ये माइक्रोबल और बैक्टीरिया सिर्फ ये इस रीजन पे है कि अगर माइक्रोब की वजह से हुआ तो माइक्रोवेव स्पॉयलेज, बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो बैक्टीरिया स्पॉयलेज हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इसको अफेक्ट कर देंगे, तो जैसे हमारा पहला आ गया न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इसमें क्या आपको पता है, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन सब चाहिए। तो अगर ये फैक्टर उसको मिलते हैं तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में या प्रोडक्ट में अगर ये फैक्टर है तो वो ज्यादा ग्रो करेगा, काम अच्छे से करेगा। पानी, मॉइस्चर तो सबसे बेस्ट है, अगर ये उसको ज्यादा मिलेंगे तो और ज्यादा ग्रो करेगा। टेम्परेचर क्या है कि जैसे जो भी हमने प्रोडक्ट रखा, अगर वो हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, मान लो 20 से 40 डिग्री पे रखा है, तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। यही रीजन है कि जैसे हम फ्रिज में जब सामान रख देते हैं तो उसमें टेम्परेचर हमारा कम होता है, 0 से 5, और उस रेंज में हमारे बहुत ही कम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो यही रीजन है कि हमारी जो सब्जी वगैरह है वो 2-3 दिन चल जाती है अगर उसको फ्रिज में रख देते हैं हम। पीएच भी अगर उसको एक ऑप्टिमम पीएच मिल गया तब तो ग्रोथ करेगा। ऑप्टिमम हमारा 6.5 से 7.5 के बीच है। अगर हम बहुत कम वाला या ज्यादा वाला पीएच उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो ज्यादा हमारा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बाकी रिडॉक्स में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हमारी, तो ये हमारे स्पॉयलेज को अफेक्ट करते हैं। बाकी स्पॉयलेज का यहाँ एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव स्पॉयलेज, यानी कि जो हमारी स्पॉयलेज है वो कौन कौन से टाइप पे डिपेंड होती हैं। तो देखो इसमें पहला आता है इन्फेक्शन इंड्यूस्ड बाय कॉन्टामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब जैसे कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अगर उसमें कॉन्टामिनेट हो गया, फार्मास्यूटिकल जो हमारे माइक्रोब्स है वो एंट्री कर गया, तो वो पूरा ग्रोथ कर जाता है, उसको हम यहाँ बोलते हैं इंड्यूस्ड बाय कॉन्टामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फिर आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या, फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज, इसमें क्या है, जैसे अगर हमारा कोई माइक्रोब्स एंट्री कर गया तो अगर वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है तो वो फिजिकल स्पॉयलेज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है तो वो केमिकल स्पॉयलेज हो गया। सिंपली नाम से, टाइप क्या है, नाम हो गया। ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव क्या है कि जैसे अगर वो हमारे किसी जो माइक्रोब्स है वो एंट्री करेंगे प्रोडक्ट में, और अगर वो उसको ऐसा इफेक्ट दे रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे सब्जी है तो उसमें बदबू आने लग जाती है, एकदम ऐसी स्मेल आएगी गंदी सी, तो आप पहचान, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये हमारे ऑब्जर्वेबल इफेक्ट वाला टाइप्स हो गया। फिर इंग्रेडिएंट सब्सट्रेट टू क्या है इसमें, जैसे जो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट हो गए, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, डायलुएंट वगैरह हो गए, अगर उन सब में कुछ चीज हमारी खराब हो गई तो वो हमारा चौथा टाइप इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारे माइक्रोवेव स्पॉयलेज के टाइप्स हो गए। बाकी अगर स्पॉयलेज का एक लास्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये भी इसी से कनेक्टेड है। जैसे हमारी जो स्पॉयलेज है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रोवेल स्पॉयलेज, एक होता है नॉन माइक्रोवेल। माइक्रोवेल क्या है कि जैसे किसी तरह के माइक्रोब की वजह से अगर हम स्पॉयलेज आता है, जो हमने अभी पढ़ा, यानी कि सब्जी खराब हो जाना, कोई प्रोडक्ट का खराब हो जाना। नॉन माइक्रोवेल क्या है कि इसमें माइक्रोब का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें किसी तरह के फिजिकल या केमिकल उसका इस्तेमाल होगा। अब जैसे नॉर्मली मान लो, जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट है, अगर उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिल गया और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारा वो प्रोडक्ट खराब हो गया, तो स्पॉयल तो मतलब खराब है, अब वो किसी दूसरे यानी कि माइक्रोब की वजह से खराब नहीं हुआ, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन माइक्रोवेल स्पॉयलेज। किसी एंजाइम की वजह से हो गया, किसी केमिकल, कोई रिएक्शन हमारी गलत हो गई उसकी वजह से हो गया, तो ये नॉन माइक्रोवेल हो गया। बाकी माइक्रोवेल के टाइप्स आपको यहाँ पे 4 दिखे होंगे, तो वो भी हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए, आपने माइक्रोवेल स्पॉयलेज को बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है देख लिया। अब हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो सेल कल्चर एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे आपको पहले पता है कि पहले जमाने में इंसानों पे, सब पे मतलब ट्रीटमेंट वगैरह अप्लाई किया जाता था जब भी हमें कोई नई दवाई ढूंढनी होती थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन भाई थोड़ा नुकसान होने लगा, फिर एनिमल्स पे हो रहा था तो एनिमल्स को नुकसान होने लगा। तो अब क्या हुआ, इसको लॉन्ग में देख लेने जाके शॉर्ट में समझो कि अब क्या टेक्निक आई कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन या एनिमल सेल है तो उसके एक सेल्स को हम यहाँ निकालेंगे, और अब ह्यूमंस के अंदर जैसा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा था उस तरह का एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम उसको एक लेबोरेटरी के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उस सेल्स को यहाँ पे डालेंगे, और उस इन्वायरमेंट जब उसको मिल जाएगा तो वो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। मान लो हमने लीवर सेल ली है तो यहाँ ग्रो कर जाएगा, और जब ये हमारा लेबोरेटरी के अंदर जब लीवर सेल बन गया, देन इसके ऊपर हमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी करनी है, मान लो कोई बीमारी लीवर की है, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो बीमारी हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो ड्रग्स हमारे होंगे वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसकी स्टडी करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बिना ह्यूमंस को, बिना एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए, हम उनके अंदर के सेल्स को, एक दो सेल्स को आइसोलेट करेंगे, उसको यहाँ ग्रो करते हैं एक आर्टिफिशियल उसमें, और ग्रो करके हम यहाँ पे एक नया सेल्स पूरा डेवलप कर लेंगे, नया ऑर्गन डेवलप कर लेंगे, और देन उसके ऊपर हम यहाँ पे स्टडी परफॉर्म करके अपने किसी भी ड्रग के इफेक्ट को, बीमारी को यहाँ पता लगा लेते हैं, और यही हमारा कहलाता है एनिमल सेल कल्चर या नॉर्मली सेल कल्चर। तो एनिमल सेल कल्चर एक हमारी टेक्निक होती है इन विच सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स के द्वारा, उसको ग्रोथ कराते हैं और मेंटेन करते हैं एक सूटेबल मीडियम के अंदर। अब जो कल्चर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है
बाय दी सेल्स और टिश्यू टेकन फ्रॉम इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये तो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर, ये नॉर्मली सेल कल्चर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमने यहाँ से एक लीवर के हमने हल्के से सेल्स लिए और उसको एक पूरा सेल कल्चर प्रोवाइड करके हमने इसको ग्रो कराया। तो जो पहला हमारा ग्रो होता है उसको हम प्राइमरी सेल कल्चर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल कल्चर। देन आगे हम इसमें से जो हमारा सेल बन गया, अब हर बार हम नया सेल ह्यूमन बॉडी से नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट टाइम हमको और सेल बनाना है तो इसके अंदर से हम एक और सेल लेंगे, उसको हम यहाँ पे आगे ग्रो करा लेंगे, तो ये हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर कहलाएगा। उसके बाद आगे और कराते रहेंगे तो हमारा स्टेबलाइज सेल कल्चर कहलाएगा, फिर ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर कहलाएगा, जिसको हम सेल लाइन बोलते हैं। इस तरह हमारे 3-4 टाइप इसके सेल कल्चर के हमारे हो जाते हैं। तो यही हमारा इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी सेल कल्चर क्या था। तो व्हेन सेल आर सर्जिकली रिमूव फ्रॉम एन ऑर्गन एंड प्लेस्ड इनटू सूटेबल कल्चर एनवायरनमेंट दे विल अटैच, डिवाइड एंड ग्रो करेगा। तो जो पहला स्टेप है उसी को स्टेबलाइज को, उसी को हम सेल कल्चर को क्या बोल देंगे? प्राइमरी सेल कल्चर यहाँ पे बोल देते हैं। अब इसके एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या है, तो जैसे हमें क्या आपको बताया, एक मॉडल सिस्टम की तरह काम करता है कि हम यहाँ पे पूरा एक मॉडल बना लेंगे, देन इसके ऊपर हम अपनी स्टडी वगैरह पूरा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वैक्सीन की प्रोडक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे जैसे कोई भी अपना सेल वगैरह बनाया, उस पर वायरस अप्लाई करेंगे, वायरस को मारने के लिए। देन हम अपने वैक्सीन को इस्तेमाल करके चेक करते हैं कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वैक्सीन को बनाने के लिए टॉक्सिसिटी स्टडी क्या है यहाँ पे, जैसे कोई भी हमारा टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा, उसकी स्टडी। कैंसर में काफी इस्तेमाल करते हैं कि कैंसर सेल्स वगैरह हम कैंसर सेल में डेवलप करके उसके ऊपर देन दवाई को इस्तेमाल करके कैंसर रिसर्च में। वायरोलॉजी वायरस की पूरे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक वगैरह पूरे जीन्स को आगे पीछे करके इन सबकी हम स्टडी इसकी मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि जो सेल कल्चर हम बना रहे थे उसको इंक्यूबेट यानी कि उसको उगाने कल्टीवेट करने के लिए कौन सी कंडीशन हमको चाहिए। तो देखो जो नॉर्मली एनिमल सेल कल्चर है वो हम एक कल्चर वेसल पूरा हमारा हो जाता है, उसको इंक्यूबेट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि उसको हम खुद से कंट्रोल करेंगे। अब इसके लिए हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक टेम्परेचर रेंज हमारी रहेगी 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में। अब इसके बाद हम इसमें आल्सो चेक करते रहेंगे, कुछ जरूरत तो नहीं है, मॉनिटर करेंगे, और अगर कुछ जरूरत होगी तो प्रोवाइड करेंगे हम नेसेसरी न्यूट्रिएंट वगैरह को। और बाकी अलावा क्या है, हमें प्रिवेंट करना है कि किसी तरह की कॉन्टामिनेशन वगैरह हमारी इसमें ना हो पाए। तो इस तरह हम अपने सेल कल्चर को यहाँ इंक्यूबेट कर सकते हैं। ये छोटी मोटी कंडीशन हम यहाँ लिख के आ सकते हो। बाकी एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के बारे में। तो देखो सिंपली हमने पहले ही देख लिया कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन क्या है। जैसे कोई भी हमारा क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई हमारा बैक्टीरिया, फंगस या वायरस है, वो हमारे किसी प्रोडक्ट, मटेरियल, सब्सटेंस या किसी के अंदर अगर एंटर कर जाता है और उसको खराब कर देता है तो उसी को माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन बोलते हैं। और अगर ये कॉन्टामिनेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो ये हमारी स्पॉइलेज कॉज कर सकती है। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी तो ये हमारी क्या कर देगा, माइक्रोवियल स्पॉइलेज कर देगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारी ये उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सेफ्टी को और एफिकेसी को डाउनवर्ड कर सकता है। इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो माइक्रोवियल स्पॉइलेज ऑफ ड्रग, फूड वगैरह, इनके बारे में आप यहाँ लिख के आ सकते हो। तो ये लास्ट के क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया। हमारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने थोड़ा टॉपिक वाइज ज़्यादा यहाँ कवर कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन माइक्रोबियल एसे विद 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखो माइक्रोबियल एसे एक्चुअल में क्या होता है, एक तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे के वर्ड में अगर सिंपल हम जाने तो ऐसे क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। जैसे हमारा एंटीबायोटिक हो गया, विटामिन हो गए या अमीनो एसिड्स हो गए, तो उनकी हम यहाँ पे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। अब जैसे मान लो नॉर्मली मेरे पास एक ये प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार हो गया, अब मुझे चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट बनाए ये ठीक बनाए या नहीं बनाए। तो ठीक के लिए क्या है कि इसकी क्वालिटी हमारी बेस्ट है या नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई कुछ प्रेजेंट तो नहीं है, हमारी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। उसके बाद क्वांटिटेटिव होता है कि इसके अंदर मान लो हमने कंसेंट्रेट, मान लो हमने विटामिन ऐड किए, तो वो विटामिन कितने अमाउंट में हमने ऐड किए हैं उसको हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन को पता लगाते हैं। तो इस तरह क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को मेजर करते हैं हम यहाँ पे अपने ऐसे के अंदर में। अब यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, माइक्रोबायल। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको जब पता करते हैं इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम इनको यहाँ चेक करते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं ये, ठीक है। अब इसके एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, एंटीबायोटिक ऐसे हो गया हमारा, या विटामिन ऐसे हो गया, या फिर अमीनो एसिड ऐसे हो गया। तो इसके एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे हमने जो एंटीबायोटिक और विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देख लेना, यूनिट 5 में अच्छे से कवर है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर में आया है कि राइट एंड नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजी ऐसे अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे अमीनो एसिड बायोलॉजिकल मेथड, एक बायोलॉजिकल मेथड है जो मेजर करता है हमारे अमीनो एसिड के इफेक्ट को, मेजर द इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या इफेक्ट है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड इन सैंपल। तो सैंपल के अंदर हमारा अमीनो एसिड का क्या कंसंट्रेशन उसको पता लगाते हैं। इसके लिए 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, टर्बीडी मैट्रिक और अगार प्लेट। अब मैं एक बार आपको पूरा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे समझा देता हूं दोनों का। अब देखो पहले हम बात करें अगर एंटीबायोटिक के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा सैंपल वगैरह है तो हमको इसमें ये चेक करना है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिए। अब क्या करना है, हमको एंटीबायोटिक की क्वालिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे,
इसके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। अब अगर एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको मारेंगे, अगर इनकी ग्रोथ को कम करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारे एंटीबायोटिक अपना अच्छा काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसे पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोबायोटिक एसिड ऑफ एंटीबायोटिक। अब बात करें विटामिन के बारे में, तो जो विटामिन होते हैं अगर हम उनको यहाँ डालते हैं तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि विटामिन एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर है। तो जो विटामिन है या जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड भी हमारी एक ग्रोथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो हम इन दोनों का क्या चेक करते हैं कि जैसे हम इन दोनों को जब इसके अंदर डालेंगे तो अगर ये दोनों, हम एक्चुअल में क्या करते हैं इन दोनों की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। तो हमने जब इन दोनों को डाला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इन दोनों की वजह से अपने आप को ग्रोथ करेगा। तो अगर ये हमारे ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो हमको ये पता लग जाएगा कि इसमें विटामिन और अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और अगर इनकी ग्रोथ कम होती है तो ये हमारे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो दोनों है यानी कि विटामिन और अमीनो एसिड है उनमें एक्चुअल में हम इनकी ग्रोथ को पता लगाते हैं कि माइक्रो कितने हैं, और जो एंटीबायोटिक है उसमें हम इसकी इनिबिशन को पता लगाते हैं कि माइक्रो कितने रुक रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक इसको मारने का काम करता है और विटामिन अमीनो एसिड को बढ़ाने का काम करता है। बाकी एक बार लॉन्ग में देख लेना। बाकी इसका मेथड जैसे एग्जांपल एक टर्बिडी मैट्रिक्स समझे, तो अमीनो एसिड क्या करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, जब हम इसकी पूरी ग्रोथ को चेक करेंगे तो टर्बिडी मैट्रिक्स में उसकी टर्बिडिटी को चेक करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा होंगे सैंपल हमारा उतने टर्बिड हमको दिखाई देगा, और इससे हमको पता लग जाएगा कि हमारी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने जितने भी क्वेश्चन थे 52 तक वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। देखो ये हमने पहले ही कवर कर लिया। अब यहाँ पे आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और आते हैं जो एकदम अलग से एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे आपको कवर करा देता हूँ। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज MIC यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अब देखो ये क्या होता है, देखो इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, मिनिमम होता है सबसे कम से कम, और कंसंट्रेशन होता है अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारे किसी भी तरह के माइक्रोब्स को रोकने का काम करेंगे, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि देखो प्रिजर्वेटिव, इनको हम प्रिजर्वेटिव नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ी बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर हम ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस टेस्ट के अंदर यानी कि MIC के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि मिनिमम से मिनिमम यानी कि लोएस्ट कंसंट्रेशन हम कितना इस्तेमाल करें अपनी एंटी माइक्रोबियल या प्रिजर्वेटिव्स का, कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक सकें, और उसी अमाउंट को हम यहाँ पे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोल देते हैं। यानी कि इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड फाउंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट में अप्लाई टू एक्सेस न्यू जो हम न्यू डिसइंफेक्टेंट वगैरह बनाएंगे या एंटीसेप्टिक बनाएंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कितने कम में कर सकते हो, और इसको टर्म करेंगे माइक्रोजी पर ml या यूनिट पर ml में देख सकते हैं। तो ये हो गया कम से कम कितना अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव का लें कि वो हमारे माइक्रोब्स को रोक सके, उसी को हम यहाँ पे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोल देते हैं। सेकंड हमारा आता है इलस्ट्रेट द मीडिया सूटेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। अब देखो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट या मीडिया सूटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए हम कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कल्चर मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं क्या एक्चुअल में वो इस लायक है कि उसके अंदर हमारा माइक्रोब ग्रो कर सकता है। पता चले हमने यहाँ पे कल्चर मीडिया ले लिया, अब कल्चर मीडिया में हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा, अब हम खुश हैं कि भाई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा हम, लेकिन पता चला कि जो कल्चर मीडिया था वो इस लायक ही नहीं था, वो इस एबिलिटी नहीं है कि वो ग्रोथ कर सके। तो इसलिए हमको पहले ये भी चेक करना पड़ता है कि जो कल्चर मीडिया हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअल में एबल है ग्रोथ करने की कि नहीं है। तो उसी को हम यहाँ बोलते हैं मीडिया सूटेबिलिटी टेस्ट। तो उसी टेस्ट में हम इसी को चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली अगार प्लस कोई भी माइक्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रो कराने के लिए। अगर वो ग्रो कर गया मतलब ये एबल है, नहीं करे तो ये एबल नहीं है। थर्ड हमारा आता है व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो देखो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद से जनरेट नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में क्या है कि ये दूसरे यानी कि ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंडेंट होते हैं। अब दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, बाकी ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे, तो दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग प्लांट, यानी कि जो प्लांट या एनिमल्स हमारे होते हैं जो डेड या मर जाते हैं उनके ऊपर ये डिकम्पोज कर जाते हैं, और उसके बाद उनको बायोडिग्रेड यानी कि उनको खाते पीते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं, उनको पचा देते हैं, बायोडिग्रेड कर देते हैं। तो एक्चुअल में तो ये एक अच्छा काम ही कर रहे हैं, बाकी ये दूसरों से मत कर रहे हैं। तो बाकी इसके अलावा ये और किस में यूज करते हैं, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग कर्ड वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। इसके अलावा जो फूड हमारी चेन होती है उसमें जो हेट्रोट्रैप्स है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर की तरह काम करते हैं, प्रोड्यूसर की तरह नहीं। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे ये हैं प्लांट या इनका जो डेड है उनको ये पूरा खाने के लिए पूरा ये अच्छे से काम करते हैं। बाकी फोर्थ हमारा आता है वाटर रोडेक प्लेट। तो रोडेक प्लेट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, एक अगार प्लेट जो हमारी होती है ना उसका टाइप होता है। अब देखो ये सब लॉन्ग में इतने डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन 2 मार्क्स में डाल देते हैं, पर टेंशन नहीं है, केयरवेल फार्म आपके साथ है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे अगार
प्लेट का एक तरह से हमारा टाइप होता है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिटेक्ट और काउंट करने में हमारी हेल्प करेगा। यानी कि अगर हम इस अगर प्लेट का यूज करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साथ में डिटेक्ट भी करेगा और काउंट भी करेगा कितने क्या ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये स्पेशली हमारे यूज करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन एंड इवेल्युएट क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट, डिफेक्टेंट, इन सब में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने माइक्रोब्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे, इन सब में चेक करने के लिए। बाकी इसमें लास्ट एक आता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे करोगे, या हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही तो हमारी पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो इसी को एक बार में डिफाइन करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को हमारा डिस्कवर किया था 1928 में। अब इन्होंने जो पेनिसिलिन था वो डिस्कवर किया था पेनिसिलियन नोटाटम से, जो हमारे एक तंबाकू लीफ थी उससे आइसोलेट किया गया था। अब इसको कैसे हम पूरा डिफाइन करेंगे, मैं कहानी बता देता हूँ, लिखी हुई है। जैसे उनकी एक खिड़की वगैरह थी और यहाँ पे हमारे क्या था, बैक्टीरिया वगैरह पूरे हमारे पड़े हुए थे पेट्री प्लेट्स में। अब खिड़की से हमारी एक तंबाकू की लीफ थी वो हमारी अंदर आ रही थी। अब जो तंबाकू की लीफ थी ना वो जब मेरी पेट्री प्लेट्स पे पड़ी तो उसने क्या किया, यहाँ पे पूरे पे हमारे जो आस पड़ोस के बैक्टीरिया थे उसको मारने का काम किया और इतना एरिया हमारे एक जोन ऑफ इनहिबिशन बन गया। मतलब इतने एरिया में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं थे, बाकी इधर उधर थे। तो जब हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घर लौट के आए उन्होंने देखा कि भाई ये पेट्री प्लेट्स में इधर इधर तो हमारी कॉलोनी दिख रही है लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिख रही। तब उन्होंने इस पत्ती के बारे में पता किया, पूरा लीफ, और उन्हें पता चला कि एक ये हमारी तंबाकू लीफ है जो एक्चुअल में फंगाई है, पेनिसिलियन नोटाटम नाम की एक फंगाई है। और इसने क्या किया है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको मार दिया है। और इससे उन्होंने ये बताया कि हम बैक्टीरिया को मारते हैं और इसलिए उन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। यानी कि उस टाइम आपको बताया कि बहुत ज़्यादा, जैसे जब वर्ल्ड युद्ध चलते थे पूरा तो कटपीट लग जाते तो वहाँ माइक्रोब ज़्यादा ग्रोथ कर सकते थे, तो इससे नुकसान हो सकता था। तो उसलिए हमारी पेनिसिलिन इस्तेमाल की जाती थी, उन सबको बचाने का काम करता था। तो यही सारी कहानी यहाँ पे आपको लिखी हुई है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको भाई कमेंट करके बतानी कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पे देखा जाए तो लगभग इतने सारे, यानी कि आप देख सकते हो कितने सारे नोट्स हैं। तो ये सब हमने आपको प्रोवाइड किया। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप चाहो इनरोल कर सकते हो, अभी भाई कूपन कोड चल रहा है महाशिवरात्रि में 26% आपका आप ले सकते हो। बाकी कैसी क्या लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक का। बाकी आपको माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिख के बतानी है और इसके बाद इसको जितने दोस्त हो सके सभी को शेयर कर दो। और इसके अलावा आपको बीच में और एक HEPA फिल्टर की फुल फॉर्म पहुंचे, जो भी पूछा भी फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।